ठीक है जी। देखो तो ये थोड़ा सा फास्ट करके ना स्कूल स्कूल लेवल पर तुम्हारा चैप्टर ओवर कर देते हैं, बाकी जब मेन क्लास आएगी तो उस टाइम पर थोड़ा सा और एडवांस में कर लेंगे इसको। ये इम्पल्स, मोमेंटम एंड कोलिजन, यही आप लोगों से कहा गया था कि ये टॉपिक कवर करना है। तो पहले तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो ऑलरेडी कवर की गई हैं, बट फिर भी देख लो आप, लीनियर मोमेंटम क्या है देख लो यहाँ पर, है ना। तो जी, इसमें बहुत एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट लीनियर मोमेंटम क्या है, ये एक क्वांटिटी है, लाइक द लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट, दोनों की ही बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल हो चाहे ऑब्जेक्ट हो। पार्टिकल मतलब बहुत नेग्लिजिबल साइज का, और ऑब्जेक्ट जब बोलते हैं तो ऑब्जेक्ट का मतलब जिसमें लेंथ होती है, जिसमें सरफेस एरिया होता है, जिसमें वॉल्यूम होता है, मतलब स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गए, है ना, डिस्क हो गया, एक बड़ी सी रॉड हो गई, पाइप हो गई, सिलेंड्रिकल पाइप, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स की कैटेगरी में जाएंगे। पार्टिकल मतलब मार्बल, कंचा, छोटा सा पार्टिकल, ठीक है। या फिर न्यूमेरिकल में हम जिसके साइज, शेप और साइज को नेग्लेक्ट कर पाए वो पार्टिकल है। तो कुल मिलाकर इनका ये कहना है कि लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल और एन ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको आप पार्टिकल मान सको। पार्टिकल हो ना, ठीक है, फिजिकली वो पार्टिकल नहीं है। फिजिकली हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट पार्टिकल नहीं है। हम लोग कार के बारे में बात करते हैं, कार का, ट्रक के बारे में, ट्रेन के बारे में, एरोप्लेन के बारे में, तो फिजिकली ये सब कोई पार्टिकल नहीं है। लेकिन न्यूटन की लॉ में ये कहा था कि अगर आप इनको पार्टिकल के तरीके से मॉडल्ड कर लो, मतलब इनको पार्टिकल मान सको अगर, देन इनका मोमेंटम हम डिफाइन करेंगे मास इनटू वेलोसिटी से। मास मल्टीप्लाइड बाय द वेलोसिटी इज डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट, मतलब ये P इक्वल्स टू mv, मोमेंटम की बात करें, मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, मतलब ये ओनली फॉर पार्टिकल से, ये आपको क्लियर करना पड़ेगा, मतलब ये मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी इज जस्ट फॉर पार्टिकल। यहाँ पर इतना स्पेसिफाई कर देता हूँ कि अगर कोई चीज पार्टिकल नहीं है, इफ समथिंग कैन नॉट बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, इफ समथिंग कैन नॉट बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, ठीक है, तो उस केस में, अच्छा पहली बात तो ये भी आएगी कि ऑब्जेक्ट को पार्टिकल मान कब सकते हो, मतलब वो कंडीशंस क्या होंगी जब ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल मान सकते हैं। ऑब्जेक्ट दैट कैन बी मॉडल्ड एज अ पार्टिकल, ये होगा कब, मतलब ये चीज कब आएगी, तो इसके बारे में आपको बता दें। ये तब होता है जब कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन कर रहा हो, मतलब उसमें किसी भी तरीके का रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का स्पिन नहीं होना चाहिए, किसी भी तरीके का रेवोल्यूशन या रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है अपनी एक्सिस के अबाउट, ठीक है, रोटेट कर रहा है, स्पिन कर रहा है वो, अगर अपनी अपनी एक्सिस के अबाउट, तब आप इस कंसेप्ट को फॉलो नहीं कर सकते, तब ये चीज नहीं होती है। उन केसेस में फिर हमारा अलग कंसेप्ट आएगा, उन केसेस में हम सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट पे जाएंगे, और सेंटर ऑफ मास फिलहाल इस चैप्टर का पार्ट नहीं है मेरा, इसलिए उसको हम डिस्कस भी नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स ये पूरा पूरा चैप्टर सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन तक लिमिटेड रहेगा। इसके बियॉन्ड अगर आप कुछ भी पूछोगे तो ना तो मैं बताऊंगा, और ना ही आपसे पूछा जाएगा, दोनों ही बातें, ना आप पूछ सकते हो ना मैं पूछ सकता हूँ, क्योंकि हम लोग सब कुछ सिर्फ ट्रांसलेट करने वाला पड़ेगा। ट्रांसलेटरी मोशन मतलब नॉन रोटेटिंग, आप ये कह सकते हो कि नॉन रोटेटिंग वाला सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद लीनियर मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट ऑफ स्केलर, इसके अंदर मास स्केलर क्वांटिटी है एंड वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसलिए वेलोसिटी मतलब ओवरऑल एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। जो डायरेक्शन वेलोसिटी की है वही डायरेक्शन मोमेंटम की भी हो जाएगी, और उसकी डायमेंशन और ये सब यहाँ पर लिख दिया गया है, ठीक है। बाकी ये है कि न्यूटन ने इसको एक टर्म बोला, ठीक है, एम इंटू वी को न्यूटन के अकॉर्डिंग एक चीज कही गई है कि ये क्वांटिटी ऑफ मोशन है, प्रोडक्ट एम वी जिसको आप मोमेंटम कहते हो, न्यूटन ने इसको क्वांटिटी ऑफ मोशन मान लिया था, कि किसी बॉडी के मोशन की क्वांटिटी को हम मोमेंटम कहते हैं। न्यूटन कॉल्ड इट। तो ठीक है, उनकी बात का सम्मान करो आप, उन्होंने जो कहा उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ओके। और इधर आपका न्यूटन लॉ लिखा हुआ है, सिग्मा एफ इजिकल्स टू एम डीपी बाई डी टी, ये न्यूटन सेकंड लॉ है, दैट फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो ये सब कुछ पुराना टॉपिक था, इसको जस्ट समराइज किया है। न्यूटन लॉ के अंदर ये सब कुछ डिस्कस हो चुका है, बट फिर भी इसको समराइज किया है। दैट सिग्मा एफ का मतलब हुआ रिजल्टेंट फोर्स, सिग्मा लिखने का मतलब हुआ कि यहाँ पर नेट फोर्स की बात की जा रही है, कि ओवरऑल फोर्स जो होगा किसी भी पार्टिकल पर, अगर आप नेट फोर्स कैलकुलेट करोगे तो वो रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम के बराबर है। ये राइट साइड पर इसका टेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है?
बताओ, यस और नो करके बताओ, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? मतलब इस पेज पे नो अगर कोई, सर। ये बहुत नो बेसिक, सर। बेसिक पॉइंट है कि मोमेंटम और फोर्स के बीच में एक रिलेशन है। न्यूटन सेकंड लॉ में इसकी बात की गई है कि देयर इज अ रिलेशन बिटवीन द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। उस रिलेशन को ही उन्होंने अपना सेकंड लॉ बना दिया कि एफ इज इक्वल टू डीपी बाय dt है। ठीक है, अब इन्होंने इसके बाद जो स्टेटमेंट दिया ना, इसके बाद न्यूटन थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस आज आपको समझ में आएगी। न्यूटन थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस, यहां पर इन्होंने कहा कि टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। क्या मतलब है इसका? सबसे पहले तो इसका क्या मतलब है, आइसोलेटेड और सिस्टम, इसका क्या मतलब है? टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। तीन तीन वर्ड्स हैं, तो इन तीनों का एक एक करके मतलब निकालना होगा कि आइसोलेटेड वर्ड का क्या मतलब है, सिस्टम का क्या मतलब है और कंजर्व का क्या मतलब है। तो सिस्टम का तो मतलब ये हुआ, अगर हम बात करेंगे कि सिस्टम, तो सिस्टम का मतलब ये हुआ कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स, कह सकते हो अ ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। तो कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स कह लीजिए कि ये सिस्टम है। और आइसोलेटेड वर्ड का मतलब क्या है? तो आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये है कि जिन पार्टिकल्स के कलेक्शन किए हैं आपने, जिन पार्टिकल्स को आपस में कलेक्ट किया है, वो आपस में फोर्स लगा ले। जैसे कि इस फिगर में m1 एक पार्टिकल है और एक m2 पार्टिकल है। m1 एंड m2 ये दो पार्टिकल्स हैं। तो हम क्या कह रहे हैं कि m1 और m2 को मिला करके इन दोनों को कलेक्ट करते हैं, मतलब इनको इकट्ठा करते हैं। इनको इकट्ठा करने का मतलब हम ये कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम हो गया। मतलब हमारे सिस्टम के अंदर दो पार्टिकल्स आ रहे हैं, एक m1 आ रहा है और एक m2 आ रहा है। सिस्टम मतलब मिनिमम दो पार्टिकल्स होने चाहिए उसमें, मिनिमम दो पार्टिकल। सिस्टम मतलब कम से कम दो पार्टिकल। तो हमारे हमारे पास मान लो ये फिगर एक रैंडम फिगर है, रैंडम फिगर है। हमने ऐसे ही रैंडमली एक फिगर बना रखा है कि जिसमें दो पार्टिकल्स हैं m1 और m2, ये सिस्टम है। तो हम ये कहते हैं कि दिस इज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। पहले सिंगल पार्टिकल की बात हुई थी, अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। और ये सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि टू इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स। इंटरैक्टिंग पार्टिकल्स का मतलब होता है, इंटरैक्ट वर्ड करने का मतलब हुआ एक दूसरे से इंटरैक्ट करने का मतलब हुआ फोर्स। इंटरैक्टिंग वर्ड मतलब फोर्स को लेकर के है कि ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा रहे। तो यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस आ गई। यहां पर न्यूटन थर्ड लॉ की इंपॉर्टेंस आ गई। न्यूटन थर्ड लॉ यहां पर इंपॉर्टेंट हुआ कि जब दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो वो इक्वल मैग्नीट्यूड के लगाएंगे और अपोजिट डायरेक्शन के लगाएंगे। इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन। तो इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है F21 और F12। इसका क्या मतलब बता रहा हूँ आपको। F21 का मतलब है, ये जो F21 आप देख रहे हो, इसका क्या मतलब है? तो इसको मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ F21। तो F21 का मतलब हुआ फोर्स बाय द पार्टिकल 2 ऑन द पार्टिकल 1, फोर्स बाय 2 ऑन 1। और F12 का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर F12 की बात करें तो F12 का मतलब हो गया कि दिस इज द फोर्स बाय द पार्टिकल 1 ऑन द पार्टिकल 2। तो यहाँ पर बाय 2 और ऑन 1 है, यहाँ पर बाय 1 और ऑन 2 है। दैट मीन्स कि इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये अपोजिट होंगे। ये थर्ड लॉ, मतलब ये जो F21 और F12 आप देख रहे हो यहाँ पर, ये दो फोर्सेस, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और अपोजिट डायरेक्शन के हैं। अब आप पिछला वाला कंसेप्ट फॉलो कर लो। पिछला वाला कंसेप्ट कहता है कि जब फोर्स की वैल्यू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होती है, ये न्यूटन लॉ है, F इक्वल टू डीपी बाई dt। तो इसको हम ना पार्टिकल 1 पर अप्लाई करते हैं। जो पार्टिकल 1 है इसके ऊपर अप्लाई करो। पार्टिकल 1 पर फोर्स लग रहा है F21, पार्टिकल 1 पर F21 लग रहा है। तो अगर हम लिखना चाहेंगे तो देखो क्या क्या लिख सकते हैं। अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, वापस इस डायग्राम पर अभी आ जाएंगे। पार्टिकल 1 पे जो फोर्स लग रही है F21। अच्छा, पिछले पिछले लॉ को हम लोगों ने ये भी कहा था कि अगर आप मास कांस्टेंट मानते हो तो आप इसको इक्वेशन को F इक्वल टू ma भी कर सकते हो। अगर मास कांस्टेंट हो तो सिग्मा F इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन भी लिख सकते हैं इसको, प्रोवाइडेड के मास कांस्टेंट है। तो यही चीज कर रहे हैं। देखो यार क्या कर रहे हैं। F21 और F12 राइट साइड पे देखते रहना जो मैं लिख रहा हूँ। F21 ये फोर्स है, फोर्स बाय 2 ऑन द पार्टिकल 1। सो दिस इज द फोर्स ऑन पार्टिकल 1। तो इसकी वैल्यू बराबर होगी मास ऑफ पार्टिकल 1 इंटू एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 1, ये वेक्टर फॉर्म में। और F12 को लिखना चाहेंगे तो F12 को लिखोगे मास ऑफ पार्टिकल 2 मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल 2, ये है।
अब हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, इन दोनों को ऐड किया, F12 प्लस F21, और राइट साइड पर हमारे पास आ जाएगा M1A1 प्लस M2A2, ये आ जाएगा। लेकिन जो लेफ्ट साइड पे ये दो टर्म देख रहे हो ना, F12 और F21, ये दो फैक्टर्स, F12 की वैल्यू और F21 की वैल्यू, ये न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन के हैं। मतलब कि लेफ्ट साइड पर दो वेक्टर ऐड किए जा रहे हैं जो सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शंस के हैं। तो समेशन ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन अगर आप कैलकुलेट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू सिंपली इक्वल टू 0, बिकॉज सम ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इन द अपोजिट डायरेक्शन। और यही चीज यहाँ पर कही जा रही है, Ma1 प्लस Ma2 विल बी 0, Ma1 प्लस Ma2 0। फिर यहाँ पर एक्सेलरेशन को रिप्लेस कर दिया dv/dt से, a2 को रिप्लेस कर दिया dv/dt से, और इस m1 को वेलोसिटी के साथ कर दिया, m1 को वेलोसिटी के साथ कर दिया, m2 को वेलोसिटी के साथ कर दिया, तो d/dt ऑफ m1v1 प्लस d/dt ऑफ m2v2 बराबर 0। फिर d/dt को कॉमन कर लिया और ये बन गया m1v1 प्लस m2v2 विच मींस इक्वल टू 0, और m1v1 प्लस m2v2 का मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 1 p1, m2v2 का मतलब मोमेंटम ऑफ पार्टिकल 2 0, यानी कि d/dt ऑफ p1 प्लस p2 0 आ रहा है। और मैथमेटिक्स के हिसाब से डिफरेंशिएशन अगर किसी चीज का 0 आ रहा है, मतलब d/dt, अगर किसी क्वांटिटी का डेरिवेटिव 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है p1 प्लस p2, ये कोई एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, अदरवाइज डेरिवेटिव 0 नहीं आता इसका। ठीक है, तो वही लिखा है, बिकॉज द टाइम डेरिवेटिव ऑफ टोटल मोमेंटम इज 0, इसका टाइम डेरिवेटिव 0 है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि p1 प्लस p2 की वैल्यू कांस्टेंट होनी चाहिए, और इसी को कहा गया है कि टोटल लीनियर मोमेंटम फॉर एनी आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब मैं यहाँ पर एक और चीज कह दूं, आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए हमारे। आइसोलेटेड वर्ड का मतलब इस एग्जांपल में अगर आप देखो, इन दिस एग्जांपल, तो M1 पर M1 पर जो फोर्स कंसीडर की जा रही है वो बिकॉज ऑफ M2 है, और M2 पर जो फोर्स कंसीडर की जा रही है वो बिकॉज ऑफ M1 है। एक M1 पर बिकॉज ऑफ M2 और M2 पर बिकॉज ऑफ M1। तो मतलब ये हुआ कि सिस्टम के लिए आपको पार्टिकल्स कलेक्ट करने पड़ेंगे, सिस्टम के लिए आप कलेक्शन ऑफ पार्टिकल्स करोगे। जिन पार्टिकल्स को आप कलेक्ट कर रहे हो, अगर वो सब आपस में एक दूसरे पर फोर्स लगाएं, और जिन, मतलब आइसोलेटेड वर्ड का मतलब ये हुआ कि फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम, बस ये होना चाहिए, कोई बाहर से फोर्स नहीं आनी चाहिए। उसी को आप कहते हो एक्सटर्नल फोर्स, नो एफ एक्सटर्नल, ये भी कहते हो आप। ये तो मैंने आपको प्रूफ दिखाया है, बिकॉज ये प्रूफ आना है आपके स्कूल में, अगर जा रहे हो तो स्कूल में तैयार होकर जाओ, ये डेरिवेशन मांगते हैं आपसे, प्रूफ दैट द टोटल मोमेंटम इज कांस्टेंट। तो ये पूरी पूरी डेरिवेशन करके दिखा दीजिए वहां पर, टोटल मोमेंटम कैसे कंजर्व होता है। और अब मैं उस स्टेटमेंट की तरफ आने जा रहा हूँ, उस स्टेटमेंट की तरफ। सिस्टम के बाहर से फोर्स नहीं आएगा तो सिस्टम पहले डिफाइन करना पड़ेगा ना यार, सिस्टम क्या होगा। मैं एग्जांपल कराता हूँ ना आपको, देखो मैं इसके लिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और इस एग्जांपल को यहाँ पर फॉलो करिएगा। एक एग्जांपल, तो ये जो एग्जांपल है बेसिकली ये कहते हैं ना कि पर्सन वाला एग्जांपल है ना, पर्सन का एग्जांपल है, पर्सन का एक पर्सन है मान ले। देखो मैं जो एग्जांपल देने जा रहा हूँ, बच्चा ध्यान से सुनना है, इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एक मिनट, कोई डाउट यार, वॉइस में बात कर लो, आपको डाउट है ना तो वॉइस में बात कर लो। हाँ, अनिरुद्ध, आइसोलेटेड का मतलब तो वही है, बिल्कुल आइसोलेटेड वर्ड का मतलब यही है ना, कह सकते हो, कह सकते हो। ओके सर। ठीक है, देखो मैं जल्दी से इसको डिस्कस कर लूँ एक बार, इसको बताया पहले यार। एक बात समझाना चाह रहे थे आपको, एक बात ये समझाना चाह रहे हैं कि देखिए ऐसा नहीं है कि मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा। देखो मैं फिर बता दूं आपको, इस डेरिवेशन में ये कहा जा रहा है कि पार्टिकल 1 एक्सेलरेट करेगा, यानी पार्टिकल 1 का मोमेंटम चेंज होगा, पार्टिकल 2 एक्सेलरेट करेगा, पार्टिकल 2 का भी मोमेंटम चेंज करेगा। लेकिन अगर आप पार्टिकल 1 के मोमेंटम को और पार्टिकल 2 के मोमेंटम को ऐड करके देखोगे तो उसकी वैल्यू जितनी बिगिनिंग में रही होगी
उतनी ही कुछ टाइम बाद भी रही होगी, यानी कि मोमेंटम टोटल में कंजर्व किया जा रहा है यहाँ पर, सेपरेट नहीं। टोटल मोमेंटम कंजर्व करने की बात कर रहे हैं, सेपरेट मोमेंटम कंजर्व करने की बात यहाँ पर बिल्कुल नहीं की जा रही है, वो कंजर्वेशन नहीं होगा। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, ठीक है ना। कुछ एग्जाम्पल्स में ये आपसे कहते हैं, जो बड़े कॉमन टाइप के एग्जाम्पल हैं, कि अगर हम पहले तो गन एंड बुलेट वाला एग्जाम्पल आता है, कि गन एंड बुलेट का एग्जाम्पल लें, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि गन एंड बुलेट का सिस्टम किस तरीके से काम करता है ना। काम किस तरीके से काम करने का मतलब ये कि बुलेट निकलती है, लेकिन उसके अंदर का सिस्टम क्या होता है। तो थोड़ा सा बेसिक आइडिया बता दें आपको कि अंदर क्या होता है, कि किसी भी गन में, अब मैं प्रॉपर गन तो नहीं दिखाने वाला आपको, लेकिन हाँ बेसिक आइडिया दिखा सकता हूँ आपको, कि किसी भी गन के अंदर बेसिकली एक कॉइल होती है स्प्रिंग जैसी, है ना। किसी भी गन के इनसाइड जाओगे तो आप एक स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, स्प्रिंग कॉइल टाइप की चीज होती है, और उसके अंदर एक बुलेट होती है मान ले, ठीक है ना। मतलब उसको पार्टिकल से ही दिखा रहे हैं, एम मास की बुलेट। तो जब हम ट्रिगर करते हैं तो बेसिकली स्प्रिंग इस ऑब्जेक्ट को रिलीज करती है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग होती है, कंप्रेस्ड स्प्रिंग, और कंप्रेस्ड स्प्रिंग इस बुलेट को रिलीज करती है, और ये बुलेट इमीडिएटली फायर हो जाता है। ये एग्जैक्टली वही कंसेप्ट है, आप देखो एग्जैक्टली सेम कंसेप्ट है। अगर आप आर्कर वाला कंसेप्ट लो ना, तो ये भी सेम कंसेप्ट होता है। कभी चलाया आपने धनुष बाण, चलाया कभी आपने? आप में यस से सर। कुछ लोगों ने यस चलाया होगा, सर। यस सर, रामायण चलाया है। चलाया है ना। तो आप देखो जरा उसका सिस्टम क्या होता है। मतलब अगर हम ऐसे बात करें, और वो रामायण वाला सिस्टम याद करें, अभी जो रिसेंट चल रहा था रामायण में, कि इस तरीके से अगर हमें एरो फायर करना है, तो इसमें क्या करते हैं, ये जो थ्रेड होती है बेसिकली, यहाँ पर इलास्टिक थ्रेड होती है, अगर आपको याद हो तो इलास्टिक थ्रेड में क्या करते हो, सबसे पहले आप क्या करते हो, इसको इसको मतलब इस एरो को रिलीज करने से पहले, एरो को रिलीज करने से पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम उस थ्रेड को बैकवर्ड पुल करते हैं, तो है ना। तो जो थ्रेड होती है वो पीछे की तरफ पहले पुल की जाती है। क्या होता है इससे, थ्रेड को पीछे पुल करने से क्या होता है, अगर हम बात करें कि थ्रेड को पीछे पुल्ड कर दिया, तो इससे होता क्या पोटेंशियल है, एनर्जी आती है। मतलब वो इलास्टिक रबर जैसी होती है इलास्टिक ना। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर। इलास्टिक पोटेंशियल आ जाए सब, बेसिकली इलास्टिक पोटेंशियल। हाँ पोटेंशियल एनर्जी आ गई, तो उससे उसके बाद जब आप इस एरो को रिलीज करते हो, ये एरो, तो इस एरो को बेसिकली काइनेटिक एनर्जी मिलती है, ठीक है ना। तो ये एरो क्या होता है कि जैसे रिलीज करते हैं, खटाक से बिल्कुल वी वेलोसिटी से निकल जाता है ये। यही सिस्टम आप गन के अंदर फॉलो कर रहे हो, एग्जैक्टली सेम सिस्टम गन के अंदर भी फॉलो होता है। उसमें स्प्रिंग है। तो अब आप इस पूरे सिस्टम को समझो, देखो क्या है। अगर हम ये कहते थे कि हमारे पास ये गन जो है वो मास एम की है, मास, गन का मास कैपिटल एम है और बुलेट का मास स्मॉल एम है, और फायर करने से पहले सब कुछ रेस्ट पे है, ठीक है, दे ऑल आर एट रेस्ट बिफोर फायरिंग। अब इसके बाद इन्होंने कहते हैं कि जब फायर कर दिया गया, बुलेट फायर की गई, तो मैं एक सिंपल मॉडल बना रहा हूं आपको। आफ्टर फायरिंग, लेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इक्वल टू कुछ उसकी वेलोसिटी मान लेते हैं, उसकी वेलोसिटी यू मान लो, लेकिन वो विथ रिस्पेक्ट टू गन है, विथ रिस्पेक्ट टू द गन। तो इसमें ये पूछते हैं कि जो गन होगी उसका मोशन किस तरफ होगा और कितनी वेलोसिटी के साथ होगा। मोशन ऑफ गन क्या होगा, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ गन, ये पूछते हैं। उसको बेसिकली रिकॉइल वेलोसिटी कहा जाता है। फाइंड द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, ये किस तरफ होगा और कितना होगा, ये क्वेश्चन है। अब आप इसलिए थ्योरी से पहले एक बार करेक्ट कर लीजिए, एक एक थ्योरी पकड़ लेंगे तो आंसर समझ में आ जाएगा। आप सबसे पहले बताओ, आपको 2 मासेस चाहिए या 3 मासेस चाहिए, फिलहाल 2 कम से कम चाहिए, दो दो पार्टिकल्स आप मिलाओ। तो यहाँ सिस्टम कौन है, यहाँ सिस्टम कौन है। तो यहाँ पर सिस्टम के लिए आप क्या कर सकते हो कि गन और पार्टिकल को मिला करके एक सिस्टम मान लेते हैं, गन और पार्टिकल को मिला करके। अब आप ये बताओ कि ये जो बुलेट है इस पर फोर्स किसने लगाई होगी। अब आप लोग पूरा डिस्कस करना है, इस बुलेट पर फोर्स कौन लगा रहा है। स्प्रिंग। क्या स्प्रिंग स्प्रिंग लगा रही स्प्रिंग लगा रही हूँ। तो वो गन के अंदर ही है ना, कि कोई बाहर से आकर के बुलेट को खींच रहा है। नहीं सर, गन के अंदर है। अंदर ही है। तो गन के अंदर तो इंटरनल हो गया, अंदर है। इंटरनल हो गया। यस सर। यस यस इसी को सर। इंटरनल फोर्स कहते हो ना। इंटरनल फोर्स खाली बातों में थोड़ी है, इंटरनल का मतलब जो सिस्टम के अंदर से लग रहा हो भाई। तो गन और बुलेट में आपस की बातचीत है, गन के अंदर स्प्रिंग है, स्प्रिंग ने बुलेट पर फोर्स लगाई, बुलेट बाहर निकल गई। तो ये सब कुछ तो अंदर अंदर हो गया ना, इंटरनल फोर्सेस की वजह से हो गया, बाहर से तो कोई फोर्स आई नहीं हमारे पास। तो ऐसे केसेस में हम कह देते हैं कि जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या रहेगा,
कंजर्व हो जाएगा, टोटल लीनियर मोमेंटम विल बी कंजर्व। इसी में कहा जाता है कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। अब कैसे कंजर्व होता है देखिए, अब इसको हम पूरा पर गन एंड बुलेट का डायग्राम नहीं बनाएंगे, बस सिंपल मासेस दिखा देते। तो कैपिटल एम मास था हमारा गन का, और प्लस स्मॉल एम मास था हमारे पास बुलेट का। और क्या स्टेटस था इनका, क्या स्टेटस था? बिफोर फायरिंग चल रहे थे कि रेस्ट पे थे? सर रेस्ट पे थे। बिफोर फायरिंग ये रेस्ट पे थे। तो ये बताइए P1 और P2 कितना हुआ? इसको हम 1 मान रहे हैं, गन को 1 मान रहे हैं, मतलब मोमेंटम ऑफ गन कितना हुआ? 0। और मोमेंटम जीरो ऑफ बुलेट दोनों जीरो, दोनों जीरो। जीरो। हाँ ठीक है। आफ्टर फायरिंग, आफ्टर फायरिंग क्वेश्चन में कहा गया है कि फायर करने के बाद सिचुएशन चेंज हो गई आफ्टर फायरिंग। तो आफ्टर फायरिंग में ये बुलेट के पास कुछ वेलोसिटी दी जा रही है आपको कि इसकी वेलोसिटी u है, लेकिन वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है, वो रिलेटिव वेलोसिटी है। दिस इज रिलेटिव टू गन है। तो ये थोड़ा सा अब आपको ना रिलेटिव वाला कंसेप्ट लगाना पड़ेगा कि अगर ये रिलेटिव टू गन है तो फिर इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ और होगी, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कुछ और वेलोसिटी होगी। ठीक है, तो इसको फायर करने के बाद ऑब्वियस सी बात है कि जो गन होता है वो बैकवर्ड रिकॉइल करता है, मान लेते हैं पीछे की तरफ। तो सपोज करो ये गन बैकवर्ड डायरेक्शन में vg स्पीड से रिकॉइल कर गया। तो अब आपको पहला पहला स्टेप, थोड़ा सा क्वेश्चन इसलिए टफ हो गया कि रिलेटिव का भी कंसेप्ट लगने लगा। तो पहले तो आप ये बताओ, फर्स्ट तो ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट रिलेटिव टू ग्राउंड क्या होगी। पहले क्वेश्चन तो आपका ये है, बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितना होगा? u माइनस वी। है ना? यू तो इसका आंसर u माइनस वेलोसिटी ऑफ गन। ये किस बेसिस पर हो रहा है? ये रिलेटिव वेलोसिटी। ये हाँ ठीक है। और अगर मतलब ये लगा रहे वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट माइनस वेलोसिटी ऑफ गन, डेफिनेशन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी। ये इसको फॉलो किया मैंने यहाँ पर वेक्टर के हिसाब से फॉलो किया है। यानी इस हिसाब से हम ये कह रहे हैं कि जो वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट है, एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द बुलेट शुड बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन और प्लस वेलोसिटी ऑफ गन। मतलब मुझे इन दोनों को ऐड करना है। तो वेलोसिटी ऑफ अ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन, ये तो आपको u दे रखा है लेकिन राइट साइड दे रखा है, और गन की वेलोसिटी vg है लेकिन लेफ्ट साइड है। तो जब दो अपोजिट वेक्टर ऐड होंगे तो बेसिकली उनमें सब्ट्रैक्शन आ जाता है, u माइनस vg। चलिए कोई बात नहीं। तो अब आप बताओ, ये जो मोमेंटम हम लोगों ने निकाला था, ये जो 0 0 आप कह रहे हो, ये तो इनिशियल था, बिफोर वाला था, और आफ्टर में क्या हुआ? अगर हम आफ्टर में कैलकुलेट करना चाहें तो आफ्टर में गन के पास क्या मोमेंटम है? तो आंसर है मास इनटू वेलोसिटी ऑफ गन। और आफ्टर में बुलेट के पास क्या मोमेंटम है? मोमेंटम ऑफ दिस बुलेट, तो वो हो गया m, और उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ द बुलेट u माइनस vg। लेकिन मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ध्यान रखना। तो जो गन वाला मोमेंटम है, अगर उसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो यहाँ माइनस आई कैप लगाना पड़ेगा, और बुलेट वाले मोमेंटम में अगर वेक्टर साइन लगाना चाहोगे तो यहाँ पर प्लस आई कैप आएगा। ये हमारा टोटल मोमेंटम है आफ्टर में। अब आप इसको कंजर्व करा दे, कंजर्व करा के देख लो क्या आंसर बनता है, क्योंकि यहाँ पर यही कहा गया है कि P1 प्लस P2 कांस्टेंट है। P1 और P2 सेपरेटली कांस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं। P1 वेरिएबल है, P2 वेरिएबल है, लेकिन उनको मिलाओगे, उनको ऐड कर लो, वो वैल्यू कंजर्व रहनी चाहिए, वो वैल्यू कांस्टेंट रहनी चाहिए। और कांस्टेंट रहने के पीछे लॉजिक क्या है कि बुलेट और गन के सिस्टम में फायरिंग जो होती है वो इंटरनल फोर्स की वजह से होती है, बाहर से तो कोई फोर्स हम लगाते नहीं है वहां पर। तो अब इसको कंजर्व करा करके देख लो, पहले वाला मोमेंटम दोनों की वैल्यू 0 0 थी, तो 0 प्लस 0 कंजर्वेशन लगाओगे, 0 प्लस 0। आंसर बताना बच्चा क्या आएगा इसके हिसाब से। अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा आंसर? मतलब हम ये कह रहे हैं कि मोमेंटम बिफोर शुड बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर। पहले और बाद का मोमेंटम बराबर कर दीजिए। तो पहले हमारा 0 प्लस 0 है, बाद में हमारा मोमेंटम चेंज होकर के एक कैपिटल एम वीजी माइनस आई कैप बन रहा, तो माइनस एम वीजी कह देते हैं एम यू। इसको, और एक एम इंटू यू माइनस वीजी बन रहा। इसको सॉल्व करके देख लो कि वीजी कितना आता है। मैं आंसर पे लिख दे रहा हूँ, मैं सिर्फ आंसर लिख दे रहा हूँ, लेकिन आप वेरीफाई करना। मैं आंसर यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसका जो आंसर आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, m टाइम्स u डिवाइडेड बाय स्मॉल m प्लस कैपिटल M। वेरीफाई कर लो इसे, mu अपॉन m प्लस कैपिटल M, ये आंसर आएगा। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। 2 3 क्वेश्चन जल्दी से प्रैक्टिस कर लेंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर कि मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये क्वेश्चन ये कहते हैं ना कि यार मान लो अगर हम, ये बड़ा अजीब सा क्वेश्चन कहते हैं कि ऐसे करके मान लीजिए जो है हम लोग वाटर में हैं और
उसके अंदर हमने मान लो एक बोट है पानी की, कोई मतलब वुडन बोट ये भी कहते हैं, और उस बोट पे ना मतलब ऐसा कहते हैं कि दो लोग खड़े हैं, है ना, दो लोग उस बोट पे है मान लीजिए, ठीक है, अपोजिट साइड पर। तो एक साइड पर मान लिया टार्जन है और एक साइड पर उसकी फ्रेंड है जेनी, और ये सब कुछ रेस्ट पे है, मतलब ये सब कुछ रुका हुआ है, सब बिल्कुल शांत माहौल है, बिल्कुल जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल ठंडा माहौल, बिल्कुल शांत माहौल है, सब कुछ, एवरीथिंग एट रेस्ट। किसी बात पे लड़ाई झगड़ा हो गया इनका, मान लो दोनों का आपस में कुछ लड़ाई झगड़ा हो गई और टार्जन कूद गए पानी में, ठीक है, और टार्जन जंप्स इनटू वाटर विथ सम वेलोसिटी, उसकी है ना, विथ वेलोसिटी, उसको भी कुछ मान लेते हैं v, बट वो रिलेटिव टू बोट। फिर से इस क्वेश्चन में ये प्रॉब्लम आती है, आपको हमेशा रिलेटिव दिया जाएगा, क्योंकि आप बोट से कूद रहे हो ना, तो आप रिलेटिव टू बोट निकालना पड़ेगा आपको। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ बोट, फाइंड वेलोसिटी ऑफ बोट। और आपको ये सब कहा जाता है कि नेग्लेक्ट फ्रिक्शन फोर्सेस एंड ऑल, ये सब कहा जाता है कि नेग्लेक्ट कर दो जितने भी फ्रिक्शन एक्सक्यूज मी सर। जी। सर अगर सब कुछ ही रेस्ट पे है तो रिलेटिव टू बोट दी जाए, रिलेटिव टू रिवर दी जाए, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है भाई, जब रिलेटिव टू बोट, बोट पहले रेस्ट पे है ना, कूदने के बाद तो रेस्ट पे रहेगी नहीं। अच्छा अच्छा, वो ओके। टार्जन आगे जाकर बोट पीछे चली जाएगी। ये सेम कंसेप्ट हो गया। अभी आप एक दो क्वेश्चन के बाद आप समझ जाओगे कि यार ये सब एक ही जैसी चीजें हैं। जो गन एंड यस बुलेट सर। का सिस्टम है, जो सिस्टम आपने यस गन, सर, थर्ड लॉ लग रहा है इसमें भी। थर्ड लॉ, एक्चुअली क्या होता है कि जब हम कूदेंगे ना, जब ये यस टारगेट सर। कूदेंगे तो मतलब कूदने के बाद का सिस्टम क्या होगा कि जंप करने के बाद ये जो बोट होती है उसमें, अच्छा इनके मासेस वगैरह कुछ ले लेते हैं। टार्जन का मास m1, इसका जेनी का m2 और बोट का m। तो ये जो m और m2 वाले मास हैं, m और m2 वाले, ये तो, और ये m1, ये तो जंप कर गए, तो ये तो पानी में कूद गए। कूदने के बाद ये सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में रिकॉइल करेगा अपोजिट साइड पर। तो जो कितने वेलोसिटी से, इसके बारे में कह रहे हैं कि ये जो कूदे हैं ना टार्जन, जो जंप कर रहे हैं, वो जो v वेलोसिटी आप कह रहे हो वो एक्चुअल नहीं है उसकी, दिस v यस रिलेटिव है। ये रिलेटिव है, किसके रिलेटिव है? रिलेटिव टू बोट है। तो बोट की वेलोसिटी कुछ होगी, उसको v भी मान लो, बोट की वेलोसिटी v भी मान लो। अब आप क्या करोगे इसके अंदर, पहले वाला मोमेंटम निकाल लो। पहले वाला मोमेंटम, शुरुआत में कितना मोमेंटम है ये कॉल कैलकुलेट करो पहले। तो पहले तो सब कुछ कह रहे हैं कि ऑल एट रेस्ट, 0 0 तो मोमेंटम इनिशियली, मोमेंटम 0 बिफोर जीरो। अरे बहुत इजी टॉपिक है, ध्यान से करोगे तो। और मोमेंटम आफ्टर कितना हुआ, मोमेंटम आफ्टर निकालना चाहे तो देखिए मोमेंटम आफ्टर में, इसमें सिस्टम क्या ले रहे हैं हम लोग, किसको किसको मान रहे हैं, कितने मासेस को सिस्टम के अंदर ले रहे हो? तो 3। तीनों तीन को, सर। तीनों को। तो ये बताओ बाहर से कोई फोर्स आई है, कोई आदमी बाहर से आकर टार्जन को धक्का दे रहा है या नो खुद से, सर, खुद नो से? सर, नो अपने आप सर, से कूदा खुद है। से कर रहा तो जब आप खुद से कूदे हो तो इंटरनल हो गया भाई। पानी में से कोई है। यस चौथा सर। आदमी निकला, पानी में से कोई चौथा आदमी निकलता और उसने टार्जन को धक्का मारा होता है, तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नल फोर्स है यहाँ पर। ये सब कुछ तो अपने आप हुआ ना। तो जो सिचुएशन अपने आप हो जा रही है, अपने आप कूद रहे हो, अपने आप आ रहे हो, तो इसका मतलब वो इंटरनल फोर्स है। समझ गए इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है कि इंटरनल फोर्स है कि एक्सटर्नल फोर्स है? यस सर। कोई भी, हाँ। तो पी आफ्टर में क्या निकालेंगे, तो देखिए ये जो बोट प्लस जेनी है, बोट प्लस जेनी, इनको मिला दें तो, क्योंकि जेनी तो अभी भी बोट के ऊपर है, तो m प्लस m2 इंटू वीबी, ठीक है, इतना मोमेंटम ये राइट साइड की तरफ है, यानी आई कैप। और टार्जन वाला मोमेंटम अब क्या लिखेंगे, m1 जो है उसका मोमेंटम क्या लिखेंगे, तो प्लस m1 इंटू, यहाँ पर गलतियां होती हैं, लोग यहाँ पर वेलोसिटी v को लेकर के मोमेंटम कैलकुलेट कर देते हैं, लेकिन ये गलत हो जाएगा ना, क्योंकि वो वेलोसिटी v जो है वो उसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी नहीं है। v तो प्लस v भी होगा। v माइनस V v भी minus होगा, सर v V माइनस अपोजिट v भी डायरेक्शन होगा। में। जी एड, हाँ v माइनस वी भी होगा, इसका ध्यान रखो। और माइनस आई कैप होगा, माइनस आई कैप, क्योंकि लेफ्ट साइड जा रहे हैं। अब आप क्या करिए, पी बिफोर इक्वल टू पी आफ्टर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा पी बिफोर इक्वल टू पी आफ्टर, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्यों क्यों कह रहे हो? क्योंकि पानी में ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, कोई और आदमी आकर के ना बोट को धक्का दे रहा है, ना टार्जन को धक्का दे रहा है, ना जेनी को धक्का दे रहा है भाई, कहीं बाहर से कोई फोर्स ही नहीं आ रही है, इसलिए मोमेंटम हमने कह दिया कंजर्व हो जाएगा इसमें।
आई बात समझ में ये चीज, मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा इसमें। यस सर। आसान क्वेश्चंस हैं, मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप इसको मतलब क्या कहना चाहिए, केयरफुली अगर करोगे तो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा नहीं आती है हमें, मतलब आराम से क्वेश्चन को हैंडल किया जा सकता है, न्यूमेरिकल्स को हैंडल कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आते हैं, अभी हम कुछ क्वेश्चंस और करेंगे, बट पहले थोड़ा सा बेसिक थ्योरी को आगे बढ़ा लें, फिर अभी हम इस पे और क्वेश्चंस पे आएंगे। इस टाइप के और भी क्वेश्चंस हमें प्रैक्टिस करनी है, जो मेनली कोलिजन्स पे आना है। देखो इसके बाद एक पॉइंट और समझा दे, फिर अभी हम लोग डिस्कस करके आएंगे। इम्पल्स एंड मोमेंटम देख लो। इम्पल्स एंड मोमेंटम आपने पूछा कि क्या है, तो हमने कहा कि इम्पल्स एंड मोमेंटम क्या है। ये जो हमारा न्यूटन लॉ था ना, अभी प्रीवियस पेज पर देखो, फर्स्ट पेज पे जो न्यूटन लॉ लिखा था हम लोगों ने यहाँ पर, ये दैट एफ इक्वल्स टू डीपी बाई डी टी, इसी इक्वेशन को मॉडिफाई करो। एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी को मॉडिफाई किया जा रहा है। कैसे मॉडिफाई करो, देखो हमने इसको किस तरीके से मॉडिफाई किया है कि जब आप ये कह रहे हो कि फोर्स इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो थोड़ी सी कैलकुलस लगा लो, थोड़ी सी कैलकुलस कि डीपी बराबर एफ डी टी हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके, फिर दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया, इंटीग्रेशन ऑफ डीपी बराबर एफ डी टी दोनों तरफ, और टाइम की लिमिट रख दी t1 से t2 की, और इधर मोमेंटम की लिमिट रख दी p इनिशियल से p फाइनल की। तो लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन तो आसान है, सिर्फ dp है, तो dp जब इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड तो आपका क्लियरली p फाइनल माइनस p इनिशियल हो गया, और राइट साइड को हम एज इट इज छोड़ दे रहे हैं। राइट साइड को एज इट इज छोड़ दो, t1 से t2 के लिए f dt, क्योंकि वो इंटीग्रेशन तब हो पाएगा जब आपको फोर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए कि ये टाइम के साथ किस तरीके से रिलेटेड है। अनलेस हमें ये नहीं मालूम कि फोर्स और टाइम का आपस में क्या रिलेशन चल रहा है, तब तक राइट हैंड साइड को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते। तो यही स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा हुआ है यार, इसी को, और इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कहा गया, कुछ अलग नहीं है। देखिए न्यूटन लॉ को ही घुमा फिरा करके 4-5 नाम दे दिए गए, अल्टीमेटली सब एक ही है, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। उसी को आप कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का नाम दे दो, उसी को आप इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम का नाम दे दो। बेसिक लेवल पर सब एक ही है, बेसिक लेवल पर सब कुछ सबके सब एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी से ही निकल करके आए हैं। और इसी क्वांटिटी को, किसको, जो ये चेंज इन मोमेंटम किया आपने, ये चेंज इन मोमेंटम, इसको ही इम्पल्स कह दिया गया है। इम्पल्स कोई नई चीज नहीं है, इसी क्वांटिटी को कह दो कि ये इम्पल्स है, दैट्स ऑल। इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम, सीधा सा। और इस इक्वेशन को कह दिया गया है कि ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है। दैट मीन्स कि चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम फ्रॉम t1 टू t2। ध्यान से सुनना है, चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स फ्रॉम टाइम t1 टू t2। ठीक है जी, मैंने कहा ना इंटीग्रेशन राइट साइड का करने के लिए आपको पता होना चाहिए, वी नीड टू नो हाउ द फोर्स वेरीज विथ टाइम। तो जब तक क्वेश्चन में हमको ये मालूम ही नहीं है कि फोर्स और टाइम में क्या रिलेशन है, तब तक हम राइट हैंड साइड तो कैलकुलेट नहीं कर सकते, बट लेफ्ट हैंड साइड तो मुझे पता है कि चेंज इन मोमेंटम आ रहा है। इस इक्वेशन को आप कह दो कि ये इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम है, कोई बड़ी चीज नहीं है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसके अंदर। अब इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, देखो इसकी एप्लीकेशंस कैसे कर सकते हैं, इस स्टेटमेंट को कैसे यूज करोगे, देखो आप। कुछ मैं कुछ बेसिक एग्जांपल दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा कि स्टेटमेंट कैसे यूज होगा। हाँ बताओ अभी। सर वो लास्ट स्लाइड एक मिनट दिखा दीजिए। हाँ देखिए, बताओ। यस सर, ओके। देखो मैं बता दूं, यहाँ पर आपको से ये बताया जा रहा है ना, इस क्वेश्चन यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जा रही है कि मोमेंटम और फोर्स का आपस में कुछ रिलेशन है। इस थ्योरम में ये बताया जा रहा है कि, और ये कोई नई चीज नहीं है, देखो इसीलिए इसको लॉ नहीं कहा गया है, इसको थ्योरम कहा गया है, क्योंकि ये डिराइव तो न्यूटन लॉ से होके आ रहा है ना, अलग से तो कोई लॉ है नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि कोई इंडिपेंडेंट लॉ है ये एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी को ही दूसरे तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। मतलब आप ये कह लो कि ये आप न्यूटन लॉ का डिफरेंशिएशन वाला फॉर्म है, आप ऐसे कह लो कि ये न्यूटन लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म है, डिफरेंशिएशन के फॉर्म में, और उसी न्यूटन लॉ का ये इंटीग्रल फॉर्म है। कुछ अलग नहीं कर रहे हो तुम, सेम लॉ को डिफरेंशिएशन के फॉर्म में और उसी लॉ को इंटीग्रेशन के फॉर्म में रख दिया गया है, कुछ अलग नहीं किया मैंने। जब इंटीग्रल फॉर्म कर दिया तो कह दिया कि ये इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। क्लियर हो रहा पॉइंट आपको कि दोनों कुछ अलग दिख रहे क्या आपको, एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी
और ये जो इक्वेशन लिखी है मतलब कि चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या ये कुछ इंडिपेंडेंट है? दोनों आप सोच के देखो, क्या लग रहा है आप लोगों को कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनके सोर्सेस अलग अलग हैं, या बेसिकली दोनों सेम चीज है और मैथ की वजह से एक डिफरेंशिएशन के फॉर्म में और एक इंटीग्रेशन के फॉर्म में चल रहा है? सर है। दोनों एक ही चीज है, बस वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में फर्क है। समझ गए ना? हाँ, तो इसी को इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम कह दीजिए। मैं ना इसके कुछ एग्जांपल तुमको दिखा देता हूँ जहां से तुमको आइडिया लग जाएगा कि आखिर इस थ्योरम की इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, मतलब क्यों इस थ्योरम को इतना हाईलाइट किया जाता है, क्यों इसको वेटेज दिया जाता है, इससे हमको क्या बेनिफिट मिलते हैं। कुछ एग्जांपल्स में तुमको इसका फायदा दिखाता हूँ, मैं कुछ एग्जांपल्स करके इसका बेनिफिट दिखाता हूँ। तो वो बेनिफिट आप देखो, मैं ना पहला एग्जांपल लूंगा, फर्स्ट एग्जांपल बहुत बेसिक लेवल से, ताकि आपको ये समझ आने लगे। फर्स्ट एग्जांपल ये कहते हैं कि एक बॉडी है जिसको हम लोगों ने ऊपर थ्रो किया विद सम वेलोसिटी u, तो हमें ये पूछा जाता है कि t टाइम बाद इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, आफ्टर t सेकंड्स इसके पास क्या वेलोसिटी होगी, ये पूछते हैं। जो हालांकि वो निकाल सकते हो, आप बहुत आसानी से निकाल सकते हो, इक्वेशन ऑफ मोशन लगा के निकाल सकते हो। मैं इसको कह रहा हूं कि इसको आप जरा न्यूटन लॉ से एनालाइज करो। सॉरी, न्यूटन लॉ से एनालाइज करिए कि यहां से यहां तक फोर्स कौन सा लग रहा है। मैं इस स्टेटमेंट को फॉलो करने जा रहा हूं कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी टी। मैं इसकी बात कर लेता हूं, तो इसको कैसे यूज करेंगे। मैं सिर्फ थ्योरम को समझाने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि आपसे इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। आपको इस क्वेश्चन को जैसे पहले करते आए हो वैसे ही करो। मैं सिर्फ थ्योरम की अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। तो फाइनल मोमेंटम क्या है? तो फाइनल मोमेंटम m इंटू वी है। इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू यू। लेकिन किधर है फाइनल वाला मोमेंटम? ऊपर की तरफ। इनिशियल वाला मोमेंटम ऊपर की तरफ। फोर्स क्या है यहाँ पर? तो ग्रेविटी की mg, क्योंकि जब कोई बॉडी एयर में होगी तो फोर्स ग्रेविटी वाली लग रही होगी mg डाउनवर्ड साइड पर। तो इसको हमने माइनस कर दिया, क्योंकि अगर अपवर्ड साइड पॉजिटिव है तो डाउनवर्ड साइड नेगेटिव है, और इंटू डी टी, इसको 0 से t इंटीग्रेट कर दिया। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो mg बाहर आ जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा mv माइनस mu, और ये माइनस साइन बाहर आ जाएगा, mg भी बाहर आ जाएगा, और dt इंटीग्रेट होकर के t बन जाएगा। तो ये बेसिकली वही चीज आ जाती है, v इक्वल टू यू माइनस जी टी। मतलब कि जो भी आप फिजिक्स पढ़ते हो वो सब कुछ जितनी भी फिजिक्स आप पढ़ रहे हो वो सब इस इक्वेशन के अंदर है। ये सिंगल इक्वेशन है जो पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर देती है, एटलीस्ट मैकेनिक्स को तो डिफाइन कर देती है। ये चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्लियरली इजीली सॉल्व हो जाता है ये चीज। ठीक है, और एग्जांपल दिखाऊं आपको कुछ एक। ये तो इसमें आपको इसमें इतनी वैल्यू समझ में नहीं आई होगी, लेकिन दूसरे एग्जांपल में देखना आपको वैल्यू बहुत अच्छे समझ में आएगी। कि जैसे ये मान लो पुली वाला सिस्टम लिया हमने, और यहाँ पर एक मास लगाया और इधर भी एक मास लगा दिया, कुछ ऐसे करके मान लिया। 6 किलोग्राम का मास इस तरफ लगा दिया, 2 किलोग्राम इस तरफ लगा दिया, और स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट कह दिया, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, और फिर कह दिया कि फाइंड द वेलोसिटी आफ्टर लेट्स से 2 सेकंड्स। 2 सेकंड बाद क्या वेलोसिटी होगी। तो देखो एक एक ऑप्शन मेरे पास क्या है, पहला ऑप्शन देखना। फर्स्ट ऑप्शन मेरे पास क्या होता है कि पहले मैं न्यूटन लॉ की इक्वेशन लगाऊं, एनएलएम लगाऊं, और एक्सेलरेशन फाइंड कर लूं, और उसके बाद मैं काइनेमेटिक्स लगाऊं, और फिर मैं v इक्वल टू यू प्लस ए टी फॉलो करूं। ये दूसरा, मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं पहले न्यूटन लॉ मतलब फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं mg और t, और उसका f इक्वल टू ma लगाऊं, तो लेफ्ट साइड पर f इक्वल टू ma लगाऊं, पहले एक्सेलरेशन सॉल्व करूं, और उसके बाद मैं क्या करूं, इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स लगाऊं। मेरे पास दूसरा ऑप्शन भी है। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये है कि 6 किलोग्राम की बॉडी पर हम ये इक्वेशन लगा देते हैं, मतलब कि चेंज फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन एफ डी टी, ये कर देते हैं। तो 6 किलोग्राम की बॉडी के लिए अगर हम बात करें फॉर 6 केजी, तो 6 केजी का फाइनल मोमेंटम मान लेते हैं कुछ वेलोसिटी v आ गई, तो फाइनल मोमेंटम उसका 6 इंटू वी डाउनवर्ड माइनस इनिशियल मोमेंटम 0 स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इक्वल टू इंटीग्रेशन फोर्स 6 किलोग्राम बॉडी पर 60 न्यूटन का डाउनवर्ड फोर्स और टेंशन T ऊपर की तरफ, 60 माइनस टी, इतना फोर्स डाउनवर्ड इंटू डी टी।
तो इसको लिख दिया, बट वैसे अगर आप सिंप्लीफाई कर लो तो बहुत जल्दी से हो जाएगा। ये 0 से लेकर के और टाइम की वैल्यू 2 है, तो कुल मिलाकर के ना ये जल्दी जल्दी करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 120 माइनस 2 टाइम्स ऑफ टी, फर्स्ट इक्वेशन। और अब आप लेफ्ट साइड की इक्वेशन लिखो। फॉर द लेफ्ट साइड क्या इक्वेशन बनेगी? फॉर 2 किलोग्राम, तो 2 किलोग्राम की इक्वेशन में डायरेक्ट कर रहा हूं। फाइनल मोमेंटम 2 इंटू वी ऊपर की तरफ, इनिशियल मोमेंटम 0। इसमें दो फोर्सेस हैं, एक ऊपर की तरफ टी लगेगा, एक नीचे की तरफ 20 लगेगा, तो टोटल फोर्स टी माइनस 20, और उसमें टाइम से मल्टीप्लाई करना है। टाइम हमारा 2 है, तो हम डायरेक्टली इस स्टेटमेंट को कर रहे हैं। इस स्टेप को मैंने डायरेक्ट कर दिया है, माइनस 40। ये हो गई आपकी दूसरी इक्वेशन। बस आप इक्वेशन 1 2 को ऐड कर दो, डायरेक्टली वी आ जाएगा, मतलब बिना एक्सेलरेशन फाइंड किए हुए वेलोसिटी आ जाएगी। कहने का मतलब ये है कि वेलोसिटी निकालने के लिए जरूरी नहीं है कि आपको एक्सेलरेशन निकालना हो, बिना एक्सेलरेशन के भी वेलोसिटी निकाली जा सकती है अगर आप इंपल्स मोमेंटम थ्योरम फॉलो कर लेते हो तब। दोनों मेथड में से जो मेथड तुम्हें समझ में आए वो लगाओ। हालांकि ऑब्वियसली पुराना मेथड ज्यादा इजी है, मैं मानता हूं कि पुराना मेथड इन क्वेश्चंस में रिलेटिवली ज्यादा इजी है, बट सिर्फ ये समझाना चाह रहा था कि जो क्वेश्चंस, सुनो अब, जितने भी क्वेश्चन आप न्यूटन लॉ और काइनेमेटिक्स को मिला करके करते हो, उन सारे क्वेश्चंस को एक इंपल्स मोमेंटम थ्योरम से भी कर सकते हैं। करते नहीं है इसलिए क्योंकि इंटीग्रेशन इन्वॉल्व है इसमें, इसलिए नहीं करते, इसलिए नहीं करते आप इसमें। अभी मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें, प्रॉब्लम समझो। प्रॉब्लम ये कह रहा है, अगर कोई आपसे ये पूछे प्रॉब्लम में कि यार हमने क्या किया, एक बॉल को ड्रॉ किया, मतलब एक किसी एम मास की बॉल है, उसको किसी फ्लोर पे ड्रॉप किया, और वो बॉल ड्रॉप किया है मतलब फ्रॉम द हाइट ऑफ एच, हमने यहां से इसको ड्रॉप किया है मान लीजिए। और ड्रॉप होने के बाद, ये ड्रॉप करने के बाद जब फर्स्ट बाउंस किया है इसने, फर्स्ट बाउंस, तो आफ्टर फर्स्ट बाउंस आपसे कहते हैं बॉल राइजेस टू h/4। बॉल राइजेस टू h/4 ये कहा गया है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है बताओ यहां पर क्या इंपल्स होगा, फाइंड इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन, फाइंड द इंपल्स ड्यूरिंग कोलिजन, क्या इंपल्स होगा कोलाइड करते वक्त, ये इनका क्वेश्चन है। इसमें सिर्फ डेफिनेशन फॉलो करिएगा, सिर्फ डेफिनेशन, सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन का गेम है और कुछ नहीं है इसमें। क्या, किसको इंपल्स कहा गया है तो इस इंटीग्रेशन को इंपल्स कहा गया है, इसको ही इंपल्स कह रहे हो, जो इंटीग्रेशन एफ डी टी है इसी क्वांटिटी को इंपल्स कह रहे हैं। लेकिन ये इक्वल भी तो है ना, ये इक्वल है चेंज इन मोमेंटम के, तो इसका मतलब इंपल्स निकालने के दो रास्ते हैं, इंपल्स कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं। या तो आप फोर्स को इंटीग्रेट कर दो तो इंपल्स कैलकुलेट हो जाएगा, या फिर चेंज ऑफ मोमेंटम निकाल लो तो भी इंपल्स आ जाएगा, इसीलिए इसको इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कह रहे हैं। मतलब इंपल्स के लिए या तो हम फोर्स को इंटीग्रेट करें, लेकिन ये तब कर पाओगे जब फोर्सेस के बारे में प्रॉपर आइडिया हो, फोर्सेस के बारे में इंफॉर्मेशन हो। और अगर नहीं है, आपको फोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो फिर आप मोमेंटम का चेंज निकालो। तो इस क्वेश्चन में हमको कहां पता कि क्या फोर्स है, हमको तो ये कहा गया कि ये कोलाइड हुआ, कोलाइड होकर ऊपर चला गया। कोलाइड कितनी देर के लिए हुआ, उसमें कितना फोर्स आया, इसके बारे में तो कोई आइडिया ही नहीं है मेरे को, क्वेश्चन में नहीं है। तो जब क्वेश्चन में फोर्सेस के बारे में कोई आइडिया नहीं है, कितनी देर कोलिजन हुई इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, मतलब राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन दी ही नहीं जा रही आपको। तो जब राइट हैंड साइड की इंफॉर्मेशन नहीं दी जा रही है, तो इंपल्स हम लेफ्ट हैंड साइड से कैलकुलेट कर लेंगे चेंज इन मोमेंटम लगा करके। उसके लिए मुझे मोमेंटम पता होना चाहिए, तो वो अब कैसे आएगा देखिए। जस्ट बिफोर फर्स्ट कोलिजन, मतलब पहले कोलिजन से पहले क्या वेलोसिटी होगी, अगर आपसे कहा जाए वेलोसिटी बिफोर कोलिजन कितना होगा, कोलाइड करने से पहले, तो ये हम सीधा सीधा उससे निकालेंगे थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स से। ड्रॉप किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 मान लेंगे, ग्रेविटी की एक्सेलरेशन मान लेंगे, और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as से ये वेलोसिटी निकाल सकते हैं कि ये वेलोसिटी रूट ऑफ 2gh आ जाएगी फ्रॉम द थर्ड इक्वेशन।
अब वो कह रहे हैं कि बाउंस होने के बाद यानी कि वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन कितना हुआ, तो वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन ये कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए कह रहे हैं कि वो h/4 हाइट तक जा रहा है, मतलब बाउंस होने के बाद इसकी जो वेलोसिटी, अगर इसको हम v डैश मान लेते हैं और v डैश वेलोसिटी के बाद ये h/4 हाइट पे जाकर के स्टॉप कर जाएगा। सर ये h/4 क्यों लिया आपने? हमने लिया, ये दिया है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन में गिवन है भाई, ओके सर। ये गिवन क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, एग्जांपल है यार ये। भाई कोई भी बॉल अगर हम जमीन पे गिराएंगे तो उछल के किसी हाइट तक तो जाएगी। तो इससे हम v डैश कैसे निकालेंगे, अगर बाउंस होने के बाद वो h/4 तक गया तो v डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे, v डैश कितना होगा यहाँ पर, तो इसको भी थर्ड इक्वेशन से निकालो। थर्ड इक्वेशन से इसको भी निकालना, मैं इसको आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ कि वेलोसिटी v डैश कैसे निकालोगे, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, इसका आंसर आएगा √2g और यहाँ h/4 कैसे आएगा ये खुद देख लेना, थर्ड इक्वेशन यूज की है मैंने। तो अब कितना कितना इम्पल्स हुआ बताओ, इम्पल्स मतलब चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ, डेल्टा p, तो इसको हम कहेंगे मोमेंटम आफ्टर बाउंसिंग और मोमेंटम बिफोर बाउंसिंग, आफ्टर एंड बिफोर। तो आफ्टर में कितना मोमेंटम है, बाउंस होने के बाद ये m v डैश है, बाउंस होने से पहले ये m v है, आफ्टर एंड बिफोर दोनों कर लो। नेहल इनिशियल जीरो नहीं होगी, यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पर समझना है क्या है, आप स्टेटमेंट पढ़ो, लिख रहे हैं फाइंड इम्पल्स ड्यूरिंग कोलिजन। ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब जानते हो क्या होता है, यहाँ पर लाइन को समझना है, फाइंड इम्पल्स ड्यूरिंग कोलिजन मतलब हमको पूरा टाइम नहीं देखना है। देखिए ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब जितनी देर वो हवा में है वो ड्यूरिंग कोलिजन नहीं है, ये चीज ड्यूरिंग कोलिजन में नहीं जाएगी। ड्यूरिंग कोलिजन सिर्फ ये होगा टकराए, आप उससे कोलाइड हुए और तुरंत उछल गए, मतलब ये बहुत ही छोटा टाइम होगा, बहुत छोटा टाइम, जब हम फ्लोर को हिट करेंगे और हिट करके वापस बाउंस कर जाएंगे, वो चीज कहलाएगी आपके लिए ड्यूरिंग कोलिजन। तो यानी जब भी आपके सामने ड्यूरिंग कोलिजन लिखा हो ना, ड्यूरिंग कोलिजन, तो इसका मतलब ये होता है, ड्यूरिंग कोलिजन का मतलब ये होता है कि आपको जस्ट बिफोर कोलिजन और जस्ट आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। दिस इज मीनिंग ऑफ ड्यूरिंग कोलिजन। जब भी ये कहा जाए ड्यूरिंग कोलिजन तो आप बिफोर मतलब कितना बिफोर, तो इसका मतलब है जस्ट बिफोर कोलिजन, बिफोर मतलब कितना पहले, तो जस्ट बिफोर, और आफ्टर मतलब कितना आफ्टर, तो इसका भी है जस्ट आफ्टर कोलिजन। आपको ये देखना होगा किसी भी क्वेश्चन में, इसको हम कहते हैं ड्यूरिंग कोलिजन। ऑलवेज टेक द वेलोसिटीज और मोमेंटम जस्ट बिफोर द कोलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कोलिजन, लॉन्ग टाइम बिफोर एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर वो नहीं देखना मुझे। तो इसमें इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, नो डाउट इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, दिस इज मच बिफोर कोलिजन है, लेकिन कोलिजन से बहुत पहले की बात है ये, जस्ट बिफोर कोलिजन नहीं है, जस्ट बिफोर कोलिजन ये है √2g, दिस इज द वेलोसिटी जस्ट बिफोर कोलिजन। तो आप इसको यूज करो अपने मोमेंटम को कैलकुलेट करने के लिए, इंपल्स कैलकुलेट करने के लिए इसको यूज करेंगे, मच बिफोर का नहीं लेना है आपको। ऐसे तो क्या होगा, बाउंस करने के बाद वो स्टॉप हो गया, तो बाउंस करने के बाद यहां पर वेलोसिटी जीरो हो गई, लेकिन ये बाउंस करने के काफी देर बाद है, मतलब मच आफ्टर कह सकते हो कोलिजन, बहुत देर बाद हुआ, इससे हमको मतलब नहीं होता, हमारा मतलब होता है जस्ट बिफोर जस्ट आफ्टर से। क्या आंसर बन जाएगा भाई, अब क्या आंसर बन जाएगा इसमें, कोलिजन के क्वेश्चंस को ऐसे डील कर लेना, क्या आंसर बन जाएगा। लेकिन एक और पॉइंट है, क्योंकि मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है तो सब्ट्रैक्शन करते वक्त ध्यान देना है आपको, ध्यान क्या देना है, जस्ट आफ्टर कोलिजन में जो मोमेंटम है ये तो ऊपर की तरफ है, ये एम वी डैश की डायरेक्शन ऊपर है और एम इंटू वी की डायरेक्शन नीचे है, और बीच में आपने माइनस लगा रखा है, तो दो वेक्टर जो कि अपोजिट साइड पर है अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो दो वेक्टर अगर अपोजिट डायरेक्शन में है और उनको सब्ट्रैक्शन में डाला जा रहा है तो बेसिकली उनका हो जाएंगे। ऐड हो जाएंगे। एडिशन होगी। हाँ बेसिकली यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, मतलब क्योंकि ये ऊपर यहाँ पर एक एरो है, इसके ऊपर भी एरो है, तो वेक्टर फॉर्म के हिसाब से जब चलोगे तो फाइनल आंसर बेसिकली एम वी डैश v1 प्लस प्लस वी होगा। हाँ इसका वेक्टोरियल है। आ गया, इम्पल्स आ गया आपको, यस सर। ठीक। अब यस अगर सर। जी, अब अगर कोई कहे कि मान लो कोलिजन का जो टाइम है वो कुछ था, मान लेते हैं लेट कोलिजन
वाज फॉर कुछ टाइम है उसका, मान लो डेल्टा टी सेकेंड्स मान लेते हैं, डेल्टा टी सेकेंड्स का टाइम था उसमें, तो फोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर पूछा जाए? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ काइनेमैटिक्स। काइनेमेटिक्स भूल जाओ भैया, यहाँ पर फाइंड फोर्स ड्यूरिंग कोलिजन, काइनेमेटिक्स का ही तो सब्स्टिट्यूशन लाने जा रहे हैं। तो The change in momentum divided by time. बच्चा हाँ देखो, लेकिन एक बात समझो, ये जो आप क्वांटिटी पढ़ रहे हो ना यार, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, ये पॉइंट समझना होगा आपको। ये आपको देखिए, फोर्स भी दो तरीके के होते हैं, एक होता है इंस्टेंटेनियस फोर्स और एक होता है एवरेज फोर्स। तो जब आप इसी इक्वेशन में ये करते हो ना कि फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम और उसको टाइम से डिवाइड कर दें अगर, तो ये क्या मिलेगा आपको? फोर्स तो मिलेगा, लेकिन कौन सा फोर्स मिलेगा? क्या ये फोर्स एक स्पेसिफिक मोमेंट का है या No, फिर sir. इस पूरे इंटरवल? ड्यूरेशन, एवरेज तो है। ड्यूरेशन का है। Duration के लिए आएगा ये। ड्यूरेशन के लिए से तो instant। जो एवरेज हुआ ना फिर, तो ये Yes, sir. एवरेज फोर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, एवरेज फोर्स बराबर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और कोलिजन में हम एवरेज फोर्स ही निकाल पाएंगे, कोलिजन में आप इंस्टेंटेनियस फोर्स कैलकुलेट भी नहीं कर सकते हो। हम क्या, कोई नहीं कर सकता, फिजिसिस्ट भी नहीं कर पाएंगे, साइंटिस्ट भी नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? कोलिजन नैनो सेकंड्स में होती है, मिली सेकंड्स में हो जाते हैं। मिली सेकंड्स का जो एक्सपेरिमेंट है उसको ऑब्जर्व कैसे किया जाएगा? तो ये इम्पॉसिबल है पता लगा पाना कि कोलिजन में हर एक मोमेंट पर कितना फोर्स है, क्योंकि टोटल टाइम ही मिली सेकंड्स का है। तो उस मिली सेकंड के अंदर हम कितना चले जाएं? इसलिए आप किसी भी कोलिजन में सिर्फ और सिर्फ एवरेज फोर्स निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हो? इस तरीके से, एफ एवरेज बराबर चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन मोमेंटम को ही इम्पल्स कहा गया है, इसी को इम्पल्स कहते हैं। बार बार बोल रहा हूं आपसे, कोई सेपरेट क्वांटिटी नहीं है, लेकिन इसको कैलकुलेट करते समय ये ध्यान रखना कि वेक्टर क्वांटिटी है, सबट्रैक्शन वेक्टर के अकॉर्डिंग करना। और चेंज इन मोमेंटम पीछे निकाला है हम लोगों ने m इंटू वी डैश प्लस वी करके, यानी ये आंसर बन जाएगा एम वी प्लस वी डैश और डिवाइडेड बाय टाइम, यानी कि डेल्टा टी। अब v और v डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो v की वैल्यू थी यहाँ पर रूट ऑफ 2gh, v डैश की वैल्यू थी रूट ऑफ 2g और h/4, एंड दिस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इतना एवरेज फोर्स आएगा। ठीक है, पीडीएफ आपको भेज देंगे, तो थोड़ा सा जल्दी निकल लेते हैं ना, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अब एक और एग्जांपल देखें, एक और एग्जांपल जहां पर ये कहते हैं कि मान लो हमारे पास ऐसे करके ना एक वर्टिकल वॉल टाइप की कोई चीज है, और इसके अंदर हमने क्या किया कि कोई एक यहाँ से m मास की एक बॉल ली और उस बॉल को टुवर्ड्स द वॉल थ्रो किया, इधर ऐसे करके इसको स्ट्राइक किया यहाँ पर दीवार के ऊपर विद सम वेलोसिटी u, और ये बॉल बाउंस बैक कर गई, टकरा करके वापस आ गई इधर। ठीक है, कोलाइड करके ये बॉल वापस आ गई, और वापस आई है, इसके पास उतनी ही वेलोसिटी है फिर से u, सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से वापस आ रही है, जितनी वेलोसिटी से गई थी उसी वेलोसिटी से वापस आई, उतनी स्पीड से, वेलोसिटी नहीं। और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है मान लीजिए। और ये बॉल ना, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, एक तरीके से आप ये मान लो कि यहाँ पर एक बॉलिंग मशीन लगी हुई है, एक बॉलिंग मशीन है जो ऑटोमेटिकली उस बॉल को फेंक रही है, और वो थ्रोज, दैट बॉलिंग मशीन थ्रोज n बॉल्स पर सेकंड, एक सेकंड में n बॉल्स फेंकती है वो, खटाखट खटखट खटखट करते हुए n बॉल्स फेंक रही है, खटाखट 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 करके n बॉल्स पर सेकंड फेंक रही है। ये ऐसा, तो बताना ये है ना, बताना आपको ये है कि इस वॉल पर कितना फोर्स लग रहा है आपका। फाइंड फोर्स ऑन द वॉल, फाइंड फोर्स ऑन वॉल, ये क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लेना इसको बहुत ध्यान से। कितना फोर्स इस वॉल के ऊपर एक्ट करेगा, ये सॉल्व करना है मेरे को। सुनिए, तो ये बताओ, अगर n बॉल्स पर सेकंड आ रही है ना, एक सेकंड में n बॉल्स आ रही है, एक सेकंड के अंदर n बॉल्स, विनायक जी क्वेश्चन सुनो तो, एक सेकंड में n बॉल्स आ रही है, तो टोटल मोमेंटम, ध्यान से सुनिएगा, टोटल मोमेंटम
जो वॉल को स्ट्राइक कर रहा है, टोटल मोमेंटम स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड कितना होगा? टोटल मोमेंटम स्ट्राइकिंग द वॉल पर सेकंड। तो एक सेकंड में कितनी बॉल्स आ रही हैं? एन, और हर एक बॉल के पास एम मास है, तो टोटल कितना मास हुआ? टोटल कितना मास उस वॉल के ऊपर एक सेकंड में गिरा? टोटल NM. मास निकाल सकते NM. हैं। और उसके पास NM. यू वेलोसिटी है, तो हम कह देंगे एन एम MU. यू, इतना मोमेंटम आया। ठीक है, और मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो कि वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है। तो फिर इस हिसाब से जो इनिशियल मोमेंटम होगा इसे वेलोसिटी के अलाउंग होगा, यानी कि ये जो डायरेक्शन देख रहे हो आप, ये डायरेक्शन, इसी को आप इनिशियल मोमेंटम कह सकते हो। जो इनिशियल वेलोसिटी है इसी डायरेक्शन में, मतलब इस तरफ हम कह देंगे, तो ये वेक्टर जो है आपके लिए इनिशियल मोमेंटम है, पी इनिशियल, जिसका मैग्नीट्यूड nmu है। और फाइनल मोमेंटम किधर है? तो फाइनल मोमेंटम भी इतना ही होगा, क्योंकि जितनी बॉल एक सेकंड में टकराएंगी उतनी ही बॉल एक सेकंड में वापस भी जाएंगी, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो दीवार किसी बॉल को खा जाएगी। नंबर ऑफ बॉल्स स्ट्राइकिंग एंड नंबर ऑफ बॉल्स रिफ्लेक्टिंग सेम होने चाहिए। तो फिर हमारे पास फाइनल मोमेंटम इस तरफ आ गया, ये फाइनल मोमेंटम वेक्टर है। दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, ध्यान रखना। मतलब अगर कोई पूछे तो इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम का मॉडुलस पार्ट सेम रहेगा। इनिशियल वैल्यू यहाँ पर और इनिशियल वैल्यू यहाँ पर, ये दोनों वैल्यू सेम है, दैट मींस इक्वल टू nmu, ये दोनों वैल्यूज बराबर हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि चेंज इन मोमेंटम जीरो हो गया, ये मतलब नहीं है। चेंज इन मोमेंटम जीरो नहीं है। क्यों नहीं जीरो है चेंज इन मोमेंटम? क्योंकि चेंज इन मोमेंटम मैग्नीट्यूड का सबट्रैक्शन नहीं है, ये फाइनल मोमेंटम और इनिशियल मोमेंटम के वेक्टर सबट्रैक्शंस हैं। तो जो मेरा फाइनल मोमेंटम है उसको हम कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहे हैं। फाइनल मोमेंटम को हम क्या करेंगे? डीकंपोज कर लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स करते हैं। तो फाइनल मोमेंटम का कंपोनेंट करने पर उसमें एक लेफ्ट साइड कंपोनेंट होगा और एक डाउनवर्ड साइड कंपोनेंट होगा। और क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे? nmu cos थीटा, nmu cos थीटा लेफ्ट साइड पर और nmu sin थीटा डाउनवर्ड साइड पर। उसमें से हमको क्या माइनस करना है? इनिशियल मोमेंटम, उसके भी कंपोनेंट्स करो। इनिशियल मोमेंटम के कंपोनेंट करेंगे तो इसका एक हॉरिजॉन्टली राइट साइड और एक वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा। तो इसके भी सेम कंपोनेंट्स, बट एक राइट और लेफ्ट आएगा, राइट और डाउनवर्ड आएगा। nmu sin थीटा डाउनवर्ड और nmu cos थीटा राइट। अब बताओ इसमें से कौन सा कंपोनेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और कौन सा कंपोनेंट तुम्हारे हिसाब से यहाँ पर ऐड हो जाएगा, और क्या आंसर बन जाएगा? अब आपको क्या लगता है इन सबको करने से क्या बनेगा आंसर? सर NMU cos थीटा और NMU cos थीटा ऐड हो जाएंगे और NMU sin थीटा NMU sin थीटा सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब चेंज इन मोमेंटम हम कह दें कि 2mnu cos थीटा है ना? क्योंकि ये जो nmu sin थीटा है ये तो माइनस करने पर हट जाएंगे ना। Yes. सेम डायरेक्शन के कंपोनेंट तो माइनस करने पर कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन के कंपोनेंट्स माइनस करने पर ऐड हो जाते हैं वेक्टर के हिसाब से। तो 2mnu cos थीटा चेंज मोमेंटम। और ये सब कुछ कितनी देर में हुआ? इतना मोमेंटम कितनी देर में चेंज हुआ? ये सब, ये चेंज इन मोमेंटम कितने टाइम का निकला? पर 1 सेकंड। second. पर सेकंड। तो इसका मतलब यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइम 1 सेकंड लिया जा रहा है। तो ये डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ही हुआ ना फिर। तो इसी को तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम कहोगे। रेट Yes, का sir. रेट मतलब समथिंग विच हैपेंस इन 1 सेकंड। तो इसका मतलब क्या? Yes, ये sir. इसी को फोर्स ना कह दे कि यही फोर्स है। Yes, sir. Yes, sir. चलिए, अब ऐसे ही आपसे वो भी कहते हैं। अब आपका सिमिलर कंसेप्ट बता रहा हूँ। आप कहते हैं कि जो मशीन गन है वो n बुलेट्स पर सेकंड फायर करती है, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? अब आप इसके क्वेश्चंस अपने आप कर सकते हो, ठीक है ना? ये बाउंसिंग वाला क्वेश्चन कर लोगे। अब इसको मैंने थीटा एंगल पर कराया है। कभी कभी आपसे ये भी कह देते हैं आप थीटा एंगल के बजाय नॉर्मल एंगल पर कर दो तो भी हो जाएगा। आसान है वो क्वेश्चन। मतलब कोई भी चीज अगर किसी सरफेस पर बार बार स्ट्राइक करके वापस आ रही है तो उस पर फोर्स कैसे निकालना है? तो आप फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन से निकालोगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ कोलिजन का मतलब कितनी बॉल्स एक सेकंड में कोलाइड हो रही हैं, ये चाहिए आपको। नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग पर सेकंड, फ्रीक्वेंसी। नंबर ऑफ बॉल्स कोलाइडिंग पर सेकंड यानी कि फ्रीक्वेंसी। जैसे इसमें क्वेश्चन ये सब भी पूछते हैं, देखो है ना। आपके क्वेश्चन बहुत जल्दी से करना। आपके क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अ गन फायर्स n बुलेट्स पर सेकंड, a gun fires n bullets per second each
with mass m and with velocity u relative to gun. How much force is needed to hold the gun at rest? मतलब गन मूव ना करे उसके लिए कितना फोर्स लगाएं उसके ऊपर, ये सीधा क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है। मतलब इस क्वेश्चन में गन को रोकना है, गन को चलने नहीं देना है। स्टैंड गन जिसको कहते हो, स्टैंड गन। तो देखो ना, सिंपल क्वेश्चन, n बुलेट्स पर सेकेंड आप फायर कर रहे हो, सबके पास m मास है और वेलोसिटी u है, तो आप ये बताओ मोमेंटम बिफोर फायरिंग, फायर करने से पहले का मोमेंटम, तो 0, क्योंकि बुलेट, हाँ, और मोमेंटम आफ्टर फायरिंग, अगर आप कैलकुलेट करो और ड्यूरिंग 1 सेकंड निकालना है इसको, 1 सेकंड के अंदर क्या होगा, NMU, तो ये चेंज इन मोमेंटम ही हो गया ना फिर तो। यस सर। तो इतना ही फोर्स हुआ इसका मतलब, दैट मीन्स कि फोर्स जो बुलेट पे लगा, फोर्स ऑन द बुलेट्स, वो आ गया, चेंज इन मोमेंटम, ऑलरेडी पर सेकंड है, ये पहले से ही पर सेकंड है, तो इसमें कुछ और नहीं करना, NMU कर दीजिए। और फिर यहाँ पर थर्ड लॉ लगाओ कि जितना फोर्स गन बुलेट पर अप्लाई करेगी उतना ही फोर्स पलट करके बुलेट भी तो गन पे लगाएगी। यस सर। Yes, sir. तो यही आंसर हो गया, सेम आंसर हो गया। अब जितना ऐसे फोर्स, क्वेश्चन, क्या जी, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम किसी एक का निकाल लें फाइनल और इनिशियल मोमेंटम। देखो ना, आप समझो तो मेरी बात यार, आप मेरी बात यहाँ पर स्टार्टिंग जब मैंने किया तो यहाँ पर आप समझो इस चीज को, क्या हुआ था। फोर्सेस तो दोनों एक दूसरे पर बराबर लगा रहे हैं ना, न्यूटन थर्ड लॉ, तो चाहे आप फोर्स बुलेट पर कैलकुलेट कर लो, चाहे फोर्स गन पर कैलकुलेट कर लो, आंसर तो एक ही आएगा। ओके सर। हाँ, अभिज्ञान एक मिनट, इसमें क्वेश्चन में देखो, एक्चुअली इसमें गन रिक्वाइल नहीं कर रही है, इसमें गन रिक्वाइल नहीं हो रही है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, होल्ड द गन एट रेस्ट, रिक्वाइल नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी को ही एक्चुअल वेलोसिटी मानना पड़ेगा आपको। अब की बार गन मोशन में नहीं जा रही, वेलोसिटी u भले वो रिलेटिव टू गन है, लेकिन वही एब्सोल्यूट वेलोसिटी भी है, रिलेटिव टू गन ही इस बार एब्सोल्यूट है, क्योंकि गन मोशन में नहीं हो रही है ना, लैंग्वेज का गेम है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं, चलो नेक्स्ट मैं आपको ये समझा दें, कोलिजन्स का एक बेसिक थ्योरी दिखा देते हैं, और तो थ्योरी कर लेंगे, फिर क्वेश्चंस अगली क्लास में कर लेंगे, ठीक है, 10-15 मिनट्स हैं अभी बस। कोलिजन्स में हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बेसिकली हेड ऑन कोलिजन, पहले हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर हेड ऑन। हेड ऑन कोलिजन किसको कहते हैं ना, व्हाट इज हेड ऑन कोलिजन, तो पहले इसको समझाने के लिए एक डायग्राम चाहिए होगा, और इसके लिए प्रॉपर डायग्राम चाहिए होगा, ठीक है ना, इसके लिए प्रॉपर डायग्राम। तो क्या होता है हेड ऑन कोलिजन, देखो ये कहा जा रहा है बिल्कुल, मतलब अगर आप इसको हिंदी में सुनोगे तो हिंदी में इसको मतलब होता है आमने सामने की टक्कर, अगर हिंदी में आप पढ़ोगे तो ये थे आमने सामने की टक्कर, पता नहीं स्पेलिंग सही नहीं, ठीक है, आमने सामने की टक्कर मतलब दो चीजें बिल्कुल आमने सामने बढ़ जाएं। तो ऐसे ही यहाँ पर कह रहे हैं कि ये दो ऑब्जेक्ट्स है मान लीजिए, और ये बिल्कुल आमने सामने से टकरा गए एक दूसरे से, तो हम ये मान के चल रहे हैं, देखो ये हमारा m1 मास है और ये m2 मास है, मान लेते हैं कि m2 स्टेशनरी था, m2 मास रेस्ट पे था, और m1 मास जा करके उसको कोलाइड करता है, m1 कोलाइड करता है, मास m1 जाया और उसने m2 से स्ट्राइक किया, कोलाइड किया, मतलब आप m1 को अपना स्ट्राइकर मान लो, स्ट्राइकर कैरम के गेम की तरीके से स्ट्राइकर है, और m2 जो रेस्ट पे है वो मेरा टारगेट है, ये टारगेट है। m1 ने m2 को स्ट्राइक किया और बिल्कुल सीधा सीधा, सीधा सीधा का मतलब सेंटर ऑफ m1 और सेंटर ऑफ m2 एग्जैक्टली सेम लाइन पर है, बिल्कुल सेंटर ऑफ m1 और सेंटर ऑफ m2 एग्जैक्टली सेम लाइन पर, मतलब आप ये कह सकते हो कि जिस समय इन दोनों की आपस में कोलिजन हुई होगी, जिस समय ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए होंगे, एक दूसरे को टच किया होगा जब इन लोगों ने कोलाइड करते वक्त, तब सेंटर ऑफ m1 एंड सेंटर ऑफ m2
वो सेम लाइन पर थे, ये लाइन थी, इसको आप कह सकते हो दे वर ऑन द सेम लाइन। मतलब ये हम कह रहे हैं, ये पहला वाला डायग्राम मान लीजिए जस्ट बिफोर कोलिजन का है, कोलिजन से जस्ट पहले। दूसरा वाला ड्यूरिंग कोलिजन है, जब वो एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गए, एक दूसरे के टच में आ गए। और तीसरा डायग्राम ये होगा जब कोलाइड करके वो वापस एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, कोलाइड करेंगे और फिर आपस में अलग हो जाएंगे। तो अलग कैसे हो जाएंगे? अलग होने का मतलब क्या होगा कि स्ट्राइकर वाले ने क्या किया होगा, स्ट्राइकर ने उस टारगेट को मारा होगा और उसके बाद टारगेट भी चलेगा और स्ट्राइकर भी चलेगा। तो अब हम ये मान के चल रहे हैं कि कोलाइड होने के बाद जो हमारा टारगेट है वो v2 वेलोसिटी से चलेगा। आफ्टर कोलिजन टारगेट की वेलोसिटी कुछ मान लेंगे v2 और स्ट्राइकर की वेलोसिटी v1 मान लेते हैं। मतलब ये m1 मास हो गया, ये m2 मास हो गया। टारगेट मेरा v2 वेलोसिटी पे चला और स्ट्राइकर मेरा v1 वेलोसिटी पे चला, और कोलिजन से पहले इसकी वेलोसिटी u1 है, u1। तो ये हमने तीसरा पार्ट मान लिया विच इज जस्ट आफ्टर कोलिजन। अब इसमें हुआ क्या कि जब ये ड्यूरिंग कोलिजन थे, मतलब जिस समय ये आपस में कांटेक्ट में आए थे, तो दोनों ने क्या किया होगा, एक दूसरे के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स अप्लाई की होगी। टारगेट ने स्ट्राइकर के ऊपर नॉर्मल लगाया होगा और स्ट्राइकर ने टारगेट के ऊपर नॉर्मल लगाया होगा, जो कि इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शंस के रहे होंगे। तो नॉर्मल इधर भी और नॉर्मल इधर भी, दोनों ने एक दूसरे पर नॉर्मल लगाया, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आया। दो बॉडीज कांटेक्ट में आएंगी तो वो एक दूसरे पर नॉर्मल फोर्स लगाएंगी। पहले ये कांटेक्ट में नहीं है, मतलब थोड़ी देर पहले जस्ट बिफोर में नॉट इन कांटेक्ट है, वो एक दूसरे के टच में नहीं है। तो नॉट इन कांटेक्ट मतलब कोई नॉर्मल फोर्स नहीं। ड्यूरिंग कोलिजन दे आर इन कांटेक्ट, मतलब नॉर्मल फोर्स आएगा। एंड जस्ट आफ्टर कोलिजन नो कांटेक्ट, मतलब कि नॉर्मल फोर्स परमानेंट नहीं आ रहा है, नॉर्मल फोर्स थोड़ी देर के लिए आएगा सिर्फ। वो सिर्फ उतने ही टाइम के लिए आएगा जितने टाइम के लिए ये दोनों बॉडीज एक दूसरे को टच करेंगी, और उतनी देर में वो नॉर्मल फोर्स अपना काम कर चुका है। वो नॉर्मल थोड़ी देर के लिए आया लेकिन अपना काम कर गया। वो क्या काम कर गया? काम क्या कर गया? m2 मास जो कि रेस्ट पे था उसको मोशन में लेके चला गया। m1 मास जो कि पहले से ही मोशन में था उसके मोशन को चेंज किया उसने। नॉर्मल टेम्पररी आया, कुछ सेकंड्स के लिए आया होगा, कुछ मिली सेकंड्स के लिए आएगा नॉर्मल, और उतनी ही देर में उस नॉर्मल फोर्स की वजह से मास m2 एक्सेलरेट कर गया 0 वेलोसिटी से v2 वेलोसिटी पर, और अब मास m1 रिटार्डेट कर जाएगा u1 वेलोसिटी से v1 वेलोसिटी की तरफ। ये पॉइंट है बेसिकली कोलिजन के वक्त। तो अगर हम इक्वेशंस बनाना चाहेंगे तो इक्वेशंस क्या बनेंगे? देखो इक्वेशंस क्या बनेंगी। अभी हम लोगों ने इंपल्स मोमेंटम थ्योरम कहा था जस्ट नाउ, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था। तो अगर हम m1 की बात करें, अगर हम सिर्फ m1 की बात करें, नहीं जी विनायक उससे मतलब नहीं है, m1 m2 के मासेस को कंपेयर नहीं कर रहे। अब आप अगर इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की बात करो तो इंपल्स मोमेंटम थ्योरम का मतलब ये हुआ m1 के लिए फाइनल मोमेंटम है m1 v1 और इनिशियल मोमेंटम है m1 u1, ये चेंज इन मोमेंटम। आप ये वाली इक्वेशन फॉलो कर रहे हो कि चेंज इन मोमेंटम बराबर इंटीग्रेशन ऑफ f dt, तो ये बराबर होगा इंटीग्रेशन। तो ये मोमेंटम बदला कौन से फोर्स की वजह से, कौन से फोर्स की वजह से ये चेंज हुआ है, ये ध्यान देने वाली चीज। कौन सा फोर्स है? नॉर्मल। नॉर्मल फोर्स। तो उसको n dt कर दो यहाँ पर, इंटीग्रेशन में n dt। लेकिन वो नॉर्मल, एक बार डायरेक्शंस का ध्यान दो, u1 की डायरेक्शन राइट साइड है, v1 की डायरेक्शन राइट साइड है, मतलब m1 v1 हमारा राइट साइड है, m1 u1 भी माइनस है ना? जी, और m तो लेफ्ट है माइनस है। जी, तो उसके आगे एक माइनस लगा दो बस, यहाँ माइनस है लगा, अंदर माइनस हो जाएगा। m2 के लिए करेंगे तो क्या होगा? m2 v2 माइनस m2 इंटू इनिशियली 0, 0। उसके लिए भी इंटीग्रेशन n dt, और उसमें n पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है ना? यहाँ n पॉजिटिव रहेगा। अब आप क्या करो, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, खत्म हो गया गेम। दोनों इक्वेशन ऐड कर दो, राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, क्योंकि राइट हैंड साइड में एक तरफ माइनस n है और एक तरफ प्लस n है। तो इसमें क्या बनेगा? m1 v1 आप प्लस m2 v2 बराबर m1 u1, ये फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी, विच इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कि जितना Yes, sir. जितना मोमेंटम कोलिजन से पहले था उतना ही मोमेंटम कोलिजन के बाद होना चाहिए।
लेकिन किसका, स्ट्राइकर का या टारगेट का या दोनों का मिला करके मोमेंटम दोनों का मिला के मिला टोटल कर मोमेंटम आफ्टर बिफोर कोलिजन है। वो कंजर्व है ना, यानी स्ट्राइकर का तो मोमेंटम बदल गया ना। स्ट्राइकर का मोमेंटम अगर आप सेपरेटली देखोगे तो उसका मोमेंटम बदल जाता यस है, सर। यस टारगेट सर टारगेट भी बदल जाएगा, लेकिन स्ट्राइकर प्लस टारगेट कांस्टेंट होगा। स्ट्राइकर प्लस टारगेट की वैल्यू टोटल में कांस्टेंट आएगी। यही कोलिजन का फंडामेंटल है, कोलिजन का फंडामेंटल यही है। सर वैसे इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या था, अरे वैल्यू क्या निकालनी है? वेलोसिटी निकालनी होती, कोलिजन के बाद की वेलोसिटी क्या होगी। तो उसके लिए मैं प्रिंसिपल तो तैयार करूं पहले कि करना क्या होगा। इसका मतलब हमने एक चीज लर्न कर ली कि जब दो बॉडी कोलाइड होंगी तो उनका टोटल लीनियर मोमेंटम जो होगा वो कंजर्व होगा, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व रखोगे उसका। सर एन लेफ्ट की साइड में कैसे होएगा? लेफ्ट पे तो होगा, नॉर्मल पुश करेंगे ना दोनों बॉडी। नॉर्मल का मतलब ही होता है दो बॉडी पुश करेंगी तो राइट वाली लेफ्ट वाले को लेफ्ट ही पुश करेगी। और सर दूसरा वाला लेफ्ट वाली बॉडी उसका नॉर्मल? यार थर्ड लॉ से अगर एक पे लेफ्ट है तो एक पे राइट ही तो क्या हो गया तुमको भी इस समय। नॉर्मल थर्ड लेफ्ट राइट ही तो बनेगा कॉम्बिनेशन एक्शन रिएक्शन के हिसाब से। यस सर, तो इसमें केवल लेफ्ट क्यों लेंगे सर, ये पूछ रहा हूँ मैं। इसमें फर्स्ट वाली में, फर्स्ट इक्वेशन में, ऊपर वाली में सबसे, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस एन डी टी। अच्छा, इसमें अलग अलग ले लिए, एक बार पॉजिटिव ले लिया, एक बार नेगेटिव ले लिया। भाई ये जो लेफ्ट वाला एन है ये वाला एन ऑन m1 है और राइट वाला एन जो है वो ऑन m2 है, तो जिसकी इक्वेशन लिख रहे हैं यस सर, वही नॉर्मल तो समझ लेंगे। गया। यस सर। तो यार ये इक्वेशन आ गई कि कोलिजन करते वक्त आप लीनियर मोमेंटम को कंजर्व रखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर है m1 u1। ये तब भी वैलिड है जब ये टारगेट चल रहा होगा। अगर टारगेट रेस्ट पे नहीं था, मान लो चल रहा था, तब भी ये वैलिड है। और दूसरा काम हम ये करते हैं, सेकंड हम ये एज्यूम करते हैं कि कोलिजन में कोई लॉस नहीं हुआ है, एज्यूमिंग नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। एज्यूम कर लो कि कोई लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी नहीं है, जिसको हम ये कहते हैं कि कोलिजन इलास्टिक है। इसको हम ये मानते हैं कि इलास्टिक कोलिजन हुआ, ये कॉल्ड एज इलास्टिक कोलिजन। तो हम एक और इक्वेशन लगाएंगे, मतलब मोस्ट आइडियल कंडीशंस में, ठीक है ना, मोस्ट आइडियल कंडीशंस में आप इसको ये कह सकते हो कि नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इलास्टिक कोलिजन। अब मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, बट एक कभी आप अगर हिल स्टेशन पे जाओ या किसी शॉपिंग मॉल में जाओ तो वो जो छोटे छोटे कारों पे नहीं घूमते, प्लास्टिक की कार होती है, उसका नाम क्या बोलते हैं भाई, उसका नाम बताओ यार। वो रोपवे की बात कर रहे हैं नहीं क्या? रोपवे की नहीं, रोपवे की नहीं, जेड सर स्क्वायर में बम्पिंग कार्ड्स की बात कर रहे हैं हाँ क्या? बम्पिंग कार्स वाले, सॉरी, हाँ बम्पिंग कार्स वाले, सर डिफेंस सिटी में। फन सिटी में। तो बम्पिंग कार्स में ये बताओ, आप एक दूसरे से टकराते हो कि नहीं टकराते हो? सर टकराते हैं। यस सर। तो कितना डैमेज होता है उसमें? सर सर बहुत कुछ नहीं होता है, तीसरा लड़के आ जाती है। और अगर अगर वैसे ही जैसे आप बम्पिंग कार में टकराते हो वैसे आप रियल लाइफ में कार लेके टकराओ, सर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। डैमेज होगा, कार में कुछ डेंट पेंट आएगा? सर बहुत ज्यादा। सर जिसको जिसका होगा उसे पता चल। आता है ना, डेंट पेंट आता है, कार पिचक जाती है, टूट जाती है, चोट लग जाती है, ये सब होता है। लेकिन Yes, बम्पिंग कार रबर जैसी होती है सब, वो उसमें क्या होता है, उसको इलास्टिक कोलिजन कहते हैं कि आप टकराओगे तब भी कुछ लॉस नहीं है। समझ गए आप? तो ऐसी Yes. कंडीशंस में, ऐसे आइडियल कंडीशंस में कि ऐसा कोलिजन जहां कोलिजन में मजा आ रही हो, आपको कोलाइड भी कर रहे हो, मजा भी आ रही है, टक्कर भी हो रही है और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि कोई लॉस नहीं है, क्या बनेगा, क्या बनेगा इसका? इलास्टिक कोलिजन। तो एनर्जी कंजर्व करा दो। अब एनर्जी कैसे कंजर्व कराएंगे यहाँ पर? अगर एनर्जी कंजर्व करानी हो, देखो, तो कोलिजन से पहले वाली एनर्जी, अब ये मैं मान के चलता हूँ कि आपको एनर्जी का फॉर्मूला पता होगा। तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब ये मान के चल रहे हैं कि 9th क्लास या 10th क्लास में आपने काइनेटिक एनर्जी पढ़ी होगी। तो काइनेटिक एनर्जी बिफोर शुड बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर। तो बिफोर वाली लिखेंगे तो हाफ m1 u1 स्क्वायर, और बाद वाले में हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन बन गई मेरी, ये सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। अब मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगा, है ना, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करना चाहूंगा। रीअरेंज में ऐसे करता हूँ, ये सारे हाफ कैंसिल कर दो और उसके बाद m1 और यहाँ पर हम u
इस v1 स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर भेज करके ना u1 माइनस v1 और u1 प्लस v1, ये थोड़ा सा देना, मैं इंटेंशनली ये काम करने जा रहा हूँ। और यहाँ पर m2 और ये v2 स्क्वायर। प्रीवियस इक्वेशन से एक चीज देखो आप, प्रीवियस इक्वेशन से कि m1 v1 प्लस m2 v2 बराबर m1 u1, इसको रीअरेंज करें तो ये बन जाएगा m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2, ये बनेगा m1 u1 माइनस v1 बराबर m2 v2, ये बनेगा। तो m1 u1 माइनस v1, ये चीज है m1 u1 माइनस v1, जो ये फैक्टर आप देख रहे हो, ये पूरा फैक्टर है m1 u1 माइनस v1। इस m1 u1 माइनस v1 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? इसको रिप्लेस कर सकते हैं m2 v2 से। तो अगर हम इसको m2 v2 से रिप्लेस करेंगे, अगर हम यहाँ पर m2 v2 ला देते हैं इसकी जगह पर m2 v2, सर v2 इक्वल्स टू u1 प्लस v1 आ जाएगा। तो v2 माइनस v1 की वैल्यू u1 आ जाएगी, v2 माइनस v1 बराबर u1। यस सर। क्या मतलब हुआ इससे जानते हो? v2 माइनस v1 क्या है? अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो v2 माइनस v1 है क्या? चेंज इन वेलोसिटी। क्या ये इन दोनों के रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो गई? v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी नहीं हो गई? m2 वाला Yes. यस m2 सर। तो v2 माइनस v1 रिलेटिव वेलोसिटी हो गई कब? कोलिजन के पहले या कोलिजन के बाद? कोलिजन के बाद सर। अच्छा, और कोलिजन के पहले स्ट्राइकर और टारगेट के बीच कितना रिलेटिव वेलोसिटी है? u1 u1 और कोलिजन के बाद क्या है? u1 u1 कोलिजन के बाद मतलब v2 माइनस v1 है ना? अगर मतलब v2 माइनस v1 सर। तो ये दोनों बराबर नहीं आ गए? यस यस सर। सर। तो इसका मतलब जानते हो क्या हुआ कि रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन इक्वल टू रिलेटिव स्पीड कब? बिफोर कोलिजन। मैंने स्पीड लिखा है, ध्यान देना, स्पीड है, वेलोसिटी नहीं। मतलब बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करनी होगी। ये लेकिन तब होता है जब आपने ये माना हो कि कोलिजन कैसा है, कैसा मान के चलें? इलास्टिक। जी बस। अब ये दो इक्वेशंस हम फॉलो करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमारे सारे न्यूमेरिकल्स हो जाएंगे। एक न्यूमेरिकल मैं करके दिखाऊंगा बस लास्ट, ताकि वाइंड अप कर दें और उसके बाद अगली क्लास करेंगे जब कल तब करेंगे। तो आप ये मान लो कि एक 4 किलोग्राम बॉडी है, मैं इसको एक न्यूमेरिकली करके दिखा देता हूँ। 4 किलोग्राम की बॉडी मान लीजिए 6 मीटर पर सेकंड से चल रही है, और 2 किलोग्राम की कोई दूसरी बॉडी है, वो मान लो उसी डायरेक्शन में 4 मीटर पर सेकंड से चल रही है। तो आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटीज होंगी ये पूछा जा रहा है आपसे, कि कोलिजन हो गया, आफ्टर कोलिजन फाइंड वेलोसिटीज ऑफ बोथ एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन, एज्यूमिंग इलास्टिक कोलिजन मान लेते हैं। चलो क्या आंसर बनेगा देखो। तो मैं एक एग्जांपल कर दे रहा हूं ताकि आप अपने बुक से भी पढ़ोगे ना तो थोड़ा बहुत रेफरेंस मिल जाएगा, तुमको समझ आने लगेंगी चीजें। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसमें क्या करना है। अच्छा, ये जो 6 मीटर पर सेकंड है, ये 4 मीटर पर सेकंड है, दे मस्ट बी जस्ट बिफोर कोलिजन, दे शुड नॉट बी मतलब कि 5 साल पहले की वेलोसिटी ले रहे हो आप। कोलिजन आज हुआ और आप कह रहे हो कि 4 साल पहले मेरी कार 60 किलोमीटर पर आवर पे चल रही थी। अरे भाई 4 साल पहले आप कितनी वेलोसिटी पे चल रहे थे उससे में क्या मतलब है? जब कोलिजन हुआ तब कितनी वेलोसिटी पे चल रहे थे ये बताओ। समझ गए ना आप इस चीज को? लॉजिक समझ में आ रहा है कि जस्ट बिफोर ही तो मैटर करेगा, कि आपका पास्ट थोड़ी मैटर करेगा कि पहले क्या हुआ था। तो आप क्या करो सोल्यूशन में कि हम ये मान लेते हैं कि जो 4 किलोग्राम होगा ना कोलिजन के बाद, ये 4 किलोग्राम वाली बॉडी, इसकी कुछ वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, और 2 किलोग्राम वाले की बॉडी की वेलोसिटी v2 मान लेते हैं। ये या आफ्टर में आप बताओ कौन सी वेलोसिटी ज्यादा होगी यार? अगर 4 किलोग्राम वाले ने 2 किलोग्राम वाले को टक्कर मारी है, मतलब स्ट्राइकर 4 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम टारगेट, तो ज्यादा कौन होगा? किसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी? V2 सर v2। तो v2 ज्यादा हुआ ना। तो क्या लिखोगे रिलेटिव स्पीड? कोलिजन के बाद की रिलेटिव स्पीड क्या लिखेंगे? बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू v2 माइनस v1। v2 माइनस v2 माइनस v1। और कोलिजन से पहले रिलेटिव स्पीड निकालो। स्पीड वेलोसिटी नहीं, मतलब कि फिर से बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू। 2 मीटर पर सेकंड। हाँ, सर 2 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए ना, स्पीड तो नेगेटिव आ नहीं सकती कभी। तो इवन अगर आप 4 - 6 भी करोगे तो उसका मॉड ले लेना, कहने का मतलब मॉडुलस कर दीजिए उसका।
स्पीड लिखा है मैंने, वेलोसिटी नहीं लिखा है यहाँ पर, स्पीड पॉजिटिव टर्म। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। दूसरी इक्वेशन कौन सी बनेगी? तो दूसरी इक्वेशन हमारी ये बन जाएगी, ये कि लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए, टोटल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होना चाहिए। तो टोटल कितना है देखो, 4 × 6 पहले वाला मोमेंटम प्लस 2 × 4 ये वाला मोमेंटम इक्वल टू कितना होना चाहिए ये? तो 4 × V1 बाद वाला मोमेंटम और 2 × V2 ये वाला मोमेंटम। बस ये दो साइमल्टेनियस इक्वेशन होगा, ऐसे ही सॉल्व करना पड़ता है आपको। बस क्वेश्चंस में इतना ही है, क्वेश्चन करने के लिए दो इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको सर, दो इक्वेशन क्वेश्चन करने के लिए चाहिए होती है। एक मोमेंटम कंजर्व कराइए, दूसरा रिलेटिव स्पीड पहले वाली और बाद वाली बराबर होनी चाहिए। अगर ये इलास्टिक कोलिजन है तो, इलास्टिक नहीं होगा तो फिर डिस्कस हो जाएगा, बट इलास्टिक कोलिजन के लिए आपको ये दो इक्वेशंस सफिशिएंट है आंसर लाने के लिए। साइमल्टेनियसली है, सॉल्व कर सकते हो। और अगर मान लो कोई V1 V2 नेगेटिव आ गया तो उसका क्या मतलब हो जाएगा, इन केस अगर कोई वैल्यू माइनस में आ जाती है सॉल्व करके, इन केस, तो इसका मतलब कोलाइड करके उसकी जो डायरेक्शन होगी वो राइट साइड चलने की बजाय लेफ्ट साइड हो जाएगी। लेफ्ट साइड हो जाएगी। इतना मतलब है इसका। ठीक है जी। और हम्म, जो रिलेटिव स्पीड आपने लिखा है, रिलेटिव स्पीड आफ्टर कोलिजन, वो सर किस ऑब्जेक्ट की होगी, किसके रिस्पेक्ट में? स्पीड लिखा है तो किसी को भी किसके रिस्पेक्ट में कर दो, उसका पॉजिटिव कर लो। अच्छा देखो, ओके। अगर मैं 4 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू 2 किलोग्राम करूं तो 6 - 4 होगा, यस और सर। 2 किलोग्राम विथ रिस्पेक्ट टू 4 किलोग्राम करूं तो 4 - 6 हो जाएगा। मतलब इतना ही तो होगा कि एक +2 आएगा और एक -2 आएगा, लेकिन हमको लेना तो उसका मॉडुलस है, हमें उसका मॉड रखना है बस। यस। स्पीड है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वेलोसिटी नहीं है वो, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर होगा आपका पॉइंट? यस सर। चलो फिर अभी इतना ही रखते हैं, बाकी अब कल करेंगे क्लास है सुबह, है ना? कल थोड़ा सा सर समझ जाएगा। हाँ एक्सक्यूज मी सर